तो भाई आज हम आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाओगे, नोट्स को पढ़ के चले जाओगे, फिर आप लोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट होता है भाई, ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को फिफ्थ में, किसी को फोर्थ में, किसी को सिक्स्थ में। अलग अलग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट जो है बच्चों को मिलता है। लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें भाई आप लोगों के जो है टोटल 10 चैप्टर जो है दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं। इसी में ही हमने आप लोगों का जो है 95% सिलेबस भी जो है वो भी कवर अप करवा दिया है। जो 5% छोड़ा है वो वाला छोड़ा है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। यही सब आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बाकी नोट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसका इंपॉर्टेंस यानी कि उसका महत्व क्या है। यानी कि हमें बताना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और इसका आज के समय में क्या महत्व है। इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और ये मार्केटर्स यानी कि जो हमारे विपणक होते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है। इसी के साथ साथ हमें इसमें यह भी बताना है कि जो हमारा इंडिया यानी कि जो भारत है उसमें हमारे इसके नए ट्रेंड्स कौन कौन से यानी कि प्रमुख रुझान कौन कौन से हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, आज के समय में उसका क्या महत्व है, मार्केटर्स के लिए क्या महत्व है और भारत में आए प्रमुख रुझानों के बारे में बताना है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हमें हमारे आंसर नंबर फर्स्ट में बताना है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो आखिर है क्या। तो भाई जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग करना। तो भाई जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसका अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट, सर्विस और जो हमारे ब्रांड होते हैं उन सभी का प्रचार प्रसार करना। तो भाई आज ये जो हमारा समय है ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट समय है। तो जैसे कि हमारे देखिए कुछ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। तो इन सभी ने आपने देखा होगा किसी न किसी ऐड के माध्यम से, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से जो ब्रांड होते हैं, जो सेवा होती है उनका प्रमोशन किया जाता है। तो वही हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। यानी कि भाई यहाँ पर जो बिजनेसेस है वे कस्टमर तक पहुँचते हैं, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है और जो हमारी सेल्स है यानी कि जो बिक्री है उसको बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। तो जैसे कि आप देखिए जो नाइक है, नाइक का जो आपने ब्रांड सुना होगा बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो भाई नाइक इंस्टाग्राम पर अपने नए शूज़ प्रमोट करता है और यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाता है। तो इसी प्रकार से जो छोटे बिजनेसेस भी है वे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो यही हमारा पूरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी मार्केटिंग करते हैं उसी को ही हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। अब हम बात कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की अवधारणा क्या है। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आखिर है क्या। तो भाई सबसे पहला जो आता है वो आता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो हमारे डिजिटल विपणन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कैसे भाई उसको आप समझिएगा। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जो हमारा डिजिटल विपणन है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज आपने देखा होगा आज ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट, वीडियोस, रील और प्रमोशन कैंपेन चलाती है। तो भाई पहले क्या होता था, पहले के समय में ये होता था कि जो हमारे मार्केटिंग थी यानी कि जो प्रमोशन था वो मुख्य रूप से टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो तक ही सीमित था। लेकिन अब जो अधिकतर लोग हैं जैसे कि अपना समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो इसी कारण से जो कंपनीज है वे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग कर रही है। तो जैसे कि आप देखिए जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है वे फेस्टिव सीजन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगातार एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो इससे लाखों लोगों तक जो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है। इसी तरीके से हम इसको टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि दो तरफा संचार की व्यवस्था भी कहते हैं। तो भाई जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो केवल एक एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एक विज्ञापन ही नहीं है, ये कंपनीज और कस्टमर यानी कि जो हमारी कंपनी और जो कस्टमर होते हैं उन दोनों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करने का भी एक माध्यम है।
कैसे? क्योंकि भाई जो कस्टमर्स होते हैं वे अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं और अपने जो क्वेश्चन है उनको पूछ सकते हैं और इसी के साथ साथ वे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो भाई जो कंपनीज है वे उनको तुरंत रिप्लाई देकर कस्टमर सेटिस्फिकेशन को भी बढ़ाती है। तो जैसे कि आप मान लो अगर किसी कस्टमर को जोमेटो से फूड लेट मिलता है तो वो ट्विटर या इंस्टाग्राम पर कंप्लेन कर सकता है। तो ये जो ट्रेंड है ये आपने आजकल बहुत भी देखा होगा, जैसे कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी रील्स आती होगी जिसमें जो कस्टमर है वो जोमेटो या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐप का रिव्यू कर रहा है। तो उसमें जो जैसे मान लो किसी कस्टमर को फूड लेट मिला तो उसने ट्विटर या इंस्टाग्राम पर कंप्लेन करी, तो जोमेटो क्या करेगा, वो उसको तुरंत रिप्लाई करके उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है। इससे जो कस्टमर ट्रस्ट है वो भी मजबूत होता है। इसी के साथ साथ हम इसको लो कॉस्ट मार्केटिंग चैनल यानी कि कम लागत वाला विपणन माध्यम भी मानते हैं, क्योंकि भाई जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये कम लागत में अधिक लोगों तक पहुंचने का अवसर देती है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी जैसे कि टीवी एड्स हो गए, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो गए, होर्डिंग्स हो गए, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे। लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर छोटे बिजनेसेस भी लो बजट में प्रमोशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, एक जो लोकल बेकरी है वो सिर्फ 500 या 1000 रुपए की इंस्टाग्राम ऐड चलाकर हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। तो इसी कारण से जो स्मॉल बिजनेस है वे तेजी से सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अपना रहे हैं। इसी के साथ साथ हम इसको रिच टारगेट कस्टमर यानी कि लक्षित ग्राहक तक पहुंचने वाला भी बताते हैं, क्योंकि भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो ऐसा नहीं कि उसने सबको ही, कि मान लो आप एज आपकी कम है लेकिन आपको वो दिखा रहा है गाड़ियों के सपने, गाड़ियों के एडवर्टाइजमेंट। तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो यूजर्स की एज, उसकी लोकेशन और उसके इंटरेस्ट और उसके बिहेवियर के आधार पर ही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को भी कैसा भी एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, जो उसका बिहेवियर, जो उसका इंटरेस्ट होगा उसी के आधार पर वो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। तो मान लो अगर कोई कंपनी जिम सप्लीमेंट्स बेच रही है तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मेनली फिटनेस और जिम लवर्स को दिखेगा। तो इससे जो अननेसेसरी ऑडियंस है उन पर भी पैसा खर्च नहीं होता। इसी तरीके से ये हमारे ब्रांड निर्माण में भी सहायक है, यानी कि हेल्पफुल इन ब्रांड बिल्डिंग। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि आप देखिए रेगुलर पोस्ट, रील्स, वीडियो और कैंपेन्स के माध्यम से जो कस्टमर है वे ब्रांड से जुड़ते हैं। यानी कि जब कोई ब्रांड लगातार अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है तो लोगों के मन में उसकी जो पहचान है वो भी मजबूत होती है। तो जैसे कि आप देखिए जो अमूल सोशल मीडिया है वो उस पर करंट इवेंट से जुड़े क्रिएटिव पोस्ट डालता है। तो इसी कारण से जो लोग हैं वे अमूल ब्रांड को आसानी से याद रखते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स, यानी कि बिक्री और लाभ में वृद्धि। तो भाई जब इतने सारे फायदे हैं यानी कि इतना सारा ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा बिक्री है यानी कि जो सेल्स है और वो भी बढ़ेगी, जिससे कि हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने में भी मदद करती है। तो जब ज्यादा लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो कस्टमर्स बढ़ते हैं और सेल्स भी बढ़ती है। तो जैसे कि आप देखिए आज कई क्लोथिंग ब्रांड्स इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो लोग सीधे इंस्टाग्राम शॉप से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इससे जो ऑनलाइन सेल्स है वे भी तेजी से बढ़ती है और जो हमारे विपणक यानी कि जो ग्राहक है, मार्केटर्स है, उनके लिए सोशल मीडिया का जो महत्व है वो भी बढ़ जाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की अवधारणा समझी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे मार्केटर्स है यानी कि जो विपणक होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस यानी कि क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो महत्व आता है स्टूडेंट वो आता है विडर कस्टमर रिच यानी कि व्यापक ग्राहक पहुंच को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है व्यापक ग्राहक पहुंच यानी कि विड कस्टमर रिच। तो भाई पहले क्या होता था, पहले जो बिजनेसेस होते थे वे सिर्फ अपने लोकल एरिया तक सीमित रहते थे, लेकिन आज आप देखिए जब से हमारा सोशल मीडिया आया है तो उसके माध्यम से जो कंपनीज है वो ऑल ओवर इंडिया बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर करोड़ों यूजर मौजूद है। इसीलिए जो मार्केटर्स है वे भी बहुत कम समय में लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अगर कोई कंपनी यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाती है तो वो एडवर्टाइजमेंट लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार से जो इंस्टाग्राम रील्स है वो भी बहुत तेजी से वायरल होती है, जिससे कि बिजनेसेस को हग ऑडियंस मिलती है। तो भाई पहले कस्टमर तक पहुंचने के लिए न्यूज़पेपर एड्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट, डोर टू डोर मार्केटिंग ये सब करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ एक वायरल पोस्ट या एक वायरल रील ही बिजनेस की पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकती है। तो इसी कारण से जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो मार्केटर्स के लिए सबसे पावरफुल टूल भी बन चुकी है। सेकंड जो महत्व आता है वो आता है इंक्रीज कस्टमर इंगेजमेंट यानी कि ग्राहक सहभागिता में वृद्धि को लेकर। तो भाई दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कस्टमर इंगेजमेंट यानी कि ग्राहक सहभागिता में वृद्धि को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कस्टमर और बिजनेस के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन को करवाते हैं, यानी कि जो हमारे कस्टमर और जो हमारी कंपनी होती है उनके बीच एक पुल का कार्य करता है हमारा सोशल मीडिया।
तो जो कस्टमर्स है वे लाइक करते हैं, वे कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, रिव्यू देते हैं और ब्रांड से सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे कस्टमर का जो ब्रांड के साथ कनेक्शन है, जो उसका संबंध है, वो और ज़्यादा मजबूत होने लगता है। तो जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम पर ब्रांड्स पोल्स, क्वेश्चन एंड आंसर सीजन और लाइव वीडियोस करते हैं, तो इससे जो कस्टमर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, यानी कि भाई जब कस्टमर किसी ब्रांड की पोस्ट पर इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें ब्रांड के साथ पर्सनल कनेक्शन महसूस होता है और यही जो इंगेजमेंट है यही फ्यूचर में कस्टमर लॉयल्टी में बदल जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा उतना ज़्यादा जो ब्रांड है वो पॉपुलर होगा। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है ब्रांड अवेयरनेस यानी कि ब्रांड जागरूकता का। तो भाई तीसरा पॉइंट है ब्रांड अवेयरनेस यानी कि ब्रांड जागरूकता। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेसेस को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी मजबूत करने में भी मदद करती है। यानी कि भाई आपने देखा होगा जब कोई कंपनी रेगुलरली पोस्ट, रील्स, वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट अपलोड करती है तो जो लोग होंगे वे उस ब्रांड को बार बार देखते हैं। तो जैसे कि आप देखें जोमेटो, स्विगी और अमूल जो है वे अपने क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट्स के कारण ही हमेशा लोगों के माइंड में रहते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस यानी कि भाई जो हमारा ब्रांड जागरूकता है, इसका मतलब ये है कि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसी ब्रांड का नाम उसके माइंड में आता है। जैसे कि आप कभी भी बात करें फूड डिलीवरी की, तो फूड डिलीवरी में सबसे पहले जो आपको नाम याद आएगा वो आएगा जोमेटो का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से भी पॉसिबल होता है। अगला महत्व आता है इसका डेटा एंड एनालिसिस फैसिलिटीज यानी कि डेटा और विश्लेषण की सुविधा को लेकर। तो भाई चौथा पॉइंट है डेटा एंड एनालिटिक्स की सुविधा को लेकर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केटर्स को डिटेल एनालाइट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अब जो कंपनीज है वो ये जान सकती है कि कितने लोगों ने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने एज ग्रुप क्या है और कौन सा जो कंटेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम इनसाइट्स और जो फेसबुक एनालिटिक्स है वो बिजनेसेस को डिटेल रिपोर्ट्स देते हैं। तो भाई पहले जो ट्रेडिशनल मार्केट था उसमें ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने इफेक्टिव रहा, लेकिन अब जो सोशल मीडिया मार्केटर्स है उसको रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे कि इस डेटा की मदद से जो कंपनियां हैं ये बेटर स्ट्रेटजीज बनाती है, ऑडियंस बिहेवियर समझती है और फ्यूचर मार्केटिंग इंप्रूव भी करती है। नेक्स्ट मैथ आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को लेकर। तो भाई पांचवा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। तो आज जो कंपनीज है वे सोशल मीडिया का सही उपयोग करती है तो वे कंपटीशन में आगे रहती है। जैसे कि आप मान लीजिएगा दो ब्रांडिंग क्लॉथ है, तो भाई जो ये दो ब्रांडिंग क्लॉथ है एक तो इंस्टाग्राम पर डेली एक्टिव रहता है और जो दूसरा है वो सोशल मीडिया को यूज ही नहीं करता, तो जो कस्टमर्स होंगे वे एक्टिव ब्रांड को ज़्यादा नोटिस करेंगे। तो आज जो कंपटीशन है वो डिजिटल हो चुका है, कस्टमर्स ऑनलाइन रिसर्च करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर किसी ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जो कस्टमर्स है वे दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेसेस को एक मार्केट कंपटीशन में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है कस्टमर सेटिस्फिकेशन एंड ट्रस्ट यानी कि ग्राहक की संतुष्टि और विश्वास का। तो भाई छठा पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फिकेशन एंड ट्रस्ट। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बिजनेसेस को कस्टमर्स की प्रॉब्लम जल्दी सोल्व करने का अवसर देता है। यानी कि भाई जब कंपनियां कंप्लेन का तुरंत रिप्लाई करती है तो जो प्रॉपर सपोर्ट है वो प्रोवाइड होता है, फीडबैक को सीरियसली लिया जाता है और कस्टमर ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो जैसे कि आप देखिए जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट कस्टमर कंप्लेंट्स है उनका जल्दी समाधान करते हैं और इसी कारण से लोग इन ब्रांड्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आज जो कस्टमर्स है वे सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं देखते बल्कि ब्रांड बिहेवियर भी देखते हैं। अगर कोई कंपनी कस्टमर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखती है तो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनती है और यही जो ट्रस्ट है ये हमारे फ्यूचर सेल्स को भी बढ़ावा देता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ महत्व जिनके माध्यम से हमने मार्केटर्स के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है की ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके प्रमुख रुझानों के बारे में। तो सबसे पहला जो ट्रेंड आता है स्टूडेंट वो आता है द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वीडियो कंटेंट यानी कि वीडियो कंटेंट का बढ़ता प्रभाव। तो भाई आज सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ट्रेंड है वीडियो कंटेंट। तो आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो जैसे कि आप देखें कई जो ब्रांड्स है वे सिर्फ 15 से 30 सेकंड की रील्स बनाकर लाखों लोगों तक पहुंच रही है। तो आज जो लोग हैं वे लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ने की बजाय शॉर्ट वीडियोस को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके आसपास के लोग हो गए, आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि आप पूरे दिन रील ही चलाते हो। तो यानी कि जो 15 से 30 सेकंड की जो रील है ये कहीं ना कहीं हमारे जो मार्केटिंग है उसको भी बढ़ावा दे रही होगी। तो भाई वीडियोस जो होगी वो ज़्यादा इंगेजिंग होती है, जल्दी समझ में आ जाती है और तेज़ी से वायरल भी हो जाती है। तो इसीलिए जो कंपनीज है वो वीडियो मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही है। सेकंड आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी कि जो हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है उसको लेकर। तो भाई दूसरा बड़ा ट्रेंड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो भाई इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर हमारे वे होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पर फेमस होते हैं
उनके ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं। तो भाई आप देखें, आज जो लोग हैं वे सेलिब्रिटीज से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पर ट्रस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखें, जो हमारे टेक यूट्यूबर्स होते हैं, जब वे किसी स्मार्टफोन का रिव्यू करते हैं तो उसकी जो सेल्स है, उसकी जो बिक्री है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इन्फ्लुएंसर का ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, यानी कि जब किसी इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करता है तो जो फॉलोवर्स है उसको जीनियन एडवाइस भी मानते हैं। तो इसी कारण से जो हमारा ब्रांड इन्फ्लुएंस है उसके साथ भी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रुझान आया वो आया एक्सपेंशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज कंटेंट, यानी कि क्षेत्रीय भाषा कंटेंट का विस्तार। तो भाई तीसरा महत्वपूर्ण ट्रेंड है रीजनल लैंग्वेज कंटेंट का। तो भाई इंडिया में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप देखिए, अब जो कंपनियां हैं वे अब हिंदी, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी और मराठी लैंग्वेज में भी कंटेंट बना रही है। तो इंडिया में बहुत से जो लोग हैं वे इंग्लिश से ज़्यादा अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, यानी कि जब कंपनीज लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करती है तो जो ऑडियंस है वे ज़्यादा कनेक्ट महसूस करती है। तो इसीलिए जो रीजनल लैंग्वेज है वे मार्केटिंग को तेजी से ग्रो कर रही है। एक जो हमारा रुझान आता है वो आता है मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग को लेकर, यानी कि मोबाइल आधारित मार्केटिंग को लेकर। तो भाई चौथा ट्रेंड है मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग। तो भाई इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वे स्मार्टफोन के माध्यम से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स, मोबाइल एड्स और ऐप बेस्ड प्रमोशन मेनली स्मार्टफोन यूजर्स को टारगेट करते हैं, यानी कि सस्ते इंटरनेट और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स के कारण जो मोबाइल यूजर्स हैं वे तेजी से बढ़े हैं। इसीलिए जो कंपनीज है वे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, वर्टिकल वीडियोस और फास्ट लोडिंग कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक जो अगला ट्रेंड आता है वो आता है ग्रोथ ऑफ सोशल कॉमर्स, यानी कि सोशल कॉमर्स के विकास को लेकर। तो भाई पांचवा ट्रेंड है सोशल कॉमर्स। तो अब जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा बल्कि एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम शॉप और फेसबुक मार्केट प्लेस के माध्यम से जो यूजर्स है वे सीधे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो पहले जो कस्टमर्स थे वे सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट देखते थे, फिर अलग वेबसाइट पर जाकर खरीदते थे, लेकिन अब जो डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उससे भी शॉपिंग पॉसिबल हो पाई है। तो इससे जो बाइंग प्रोसेस है वो आसान और फास्ट भी हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड आया वो आया हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एआई का। तो भाई सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का किया जा रहा है। तो छठा ट्रेंड है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का प्रयोग। तो भाई आपने देखा होगा आज जो एआई है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्मार्टर बना रहा है। यानी कि आप देखिए जैसे कि एआई चैटबॉट्स हो गए, वे कस्टमर क्वेश्चंस का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हैं। इसी तरीके से जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन है वे एआई की मदद से ही पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस भी देते हैं। तो भाई एआई कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करता है, इससे जो कंपनीज है उसको पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, बेटर रिकमेंडेशंस देती है और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। तो फ्यूचर में एआई जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को और ज़्यादा एडवांस बना देगा। तो भाई आप इसको ऐसे भी समझिएगा, आपने कभी नोटिस किया हो या फिर नहीं भी किया तो आप अब कभी नोटिस करके देखना। अगर आपको मान लीजिएगा आपको कोई शूज़ लेने हैं तो आप अगर उसके बारे में किसी से बात कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पर या अपने वो फ़ोन के माध्यम से, या फिर आपने उसके बारे में सर्च किया गूगल पे या कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे सर्च किया, तो आप देखोगे कि जब आप उससे अलग हट जाते हो तो जब भी आप फ़ोन का यूज़ करते हो, जब तक भी फ़ोन का यूज़ करते हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको अलग अलग ऐड देखने को मिलेंगे, अलग अलग ऐसी रील्स देखने को मिलेगी उसी चीज़ से अलग। तो आप में ये चीज़ नोटिस करना, तो ये किस वजह से संभव हो पाया है, ये हमारे एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वजह से संभव हो पाया है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि जो हमारे की ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग है उनको समझा। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने भारत में सोशल मीडिया मार्केटिंग को समझ लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जरूर ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो अगर आप एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन नहीं ऐड करते हो तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने आंसर के एंड में इस तरीके से एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि क्या जो B2B सेक्टर है यानी कि जो B2B क्षेत्र है, बिजनेस टू बिजनेस जो सेक्टर है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। तो ये आपको बताना है कि कंपनीज इसे कैसे यूज करती है, इससे बिजनेसेस को क्या फायदे मिलते हैं, और एग्जाम्पल यानी कि उदाहरणों सहित हमको इसको एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन को आपसे और या अथवा करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में जो सोशल मीडिया है यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, ये हमें बताना है।
तो इस आंसर में हमें B2B क्षेत्र सोशल मीडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो बताना है, उसके उदाहरण बताने हैं और लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका बतानी है। तो यही तीनों चीजें हमें हमारे आंसर नंबर 2 में लिखनी है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आखिर है क्या। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केटिंग करना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट, सर्विस और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो आइडियाज है, उन सभी का प्रमोशन करना। तो आज का जो हमारा डिजिटल युग है, इसमें जो सोशल मीडिया है वो केवल एक इंटरनेट का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि वो बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस का महत्वपूर्ण साधन भी बन गया है। तो अब हम बात करें हमारे B2B के बारे में। तो भाई B2B क्या है? तो भाई B2B जो हमारा होता है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर। तो भाई B2B सेक्टर में भी जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो बिजनेस रिलेशनशिप और प्रमोशन में मदद करता है, जबकि जो हमारा लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें यह इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, जिसके माध्यम से हमने समझा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, B2B क्या है और लोकतंत्र में जो हमारा भूमिका है सोशल मीडिया मार्केटिंग की वो क्या है। तो भाई अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन द B2B सेक्टर, यानी कि B2B क्षेत्र में सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या महत्व है। तो भाई सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है व्यवसायिक संपर्क स्थापित करना, यानी कि इस्टेब्लिश बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। तो भाई जो B2B सेक्टर है इसमें जो कंपनीज है वे दूसरी कंपनीज के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाती है, यानी कि एक जो कंपनी होगी वो दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन बनाएगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हमारे लिंक्डइन हो गए, एक्स यानी कि ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सभी हमारे प्रोफेशनली नेटवर्किंग में बहुत मदद करते हैं। तो जैसे कि आप देखिए लिंक्डइन पर जो कंपनीज है वे बिजनेस पार्टनर्स खोज देती है, क्लाइंट से कनेक्ट करती है और प्रोफेशनल नेटवर्किंग को भी बढ़ावा देती है। इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी जो कंपनीज है वे लिंक्डइन का उपयोग करके प्रोफेशनल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कार्य करती है। तो भाई पहले जो बिजनेसेस थे उनकी जो नेटवर्किंग थी वो मेनली बिजनेसेस मीटिंग, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस तक सीमित थी, लेकिन जब से हमारा सोशल मीडिया आया तो इसने नेटवर्किंग को और आसान बना दिया। तो आज जो कंपनीज है वे ऑनलाइन क्लाइंट से कनेक्ट कर सकती है, पार्टनरशिप बना सकती है और ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त कर सकती है। सेकंड जो हमारा महत्व आता है, इंपॉर्टेंस आता है स्टूडेंट, वो आता है ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाना, यानी कि इंक्रीजिंग ब्रांड क्रेडिबिलिटी को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये कंपनीज की क्रेडिबिलिटी यानी कि उनकी जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ाने में भी मदद करती है। यानी कि जब कंपनियां रेगुलर प्रोफेशनल पोस्ट, सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडी और इंडस्ट्री नॉलेज शेयर करती है तो दूसरी कंपनीज का जो ट्रस्ट है वो उन पर बढ़ने लगता है। तो जैसे कि आप देखें TTS और इन्फोसिस ये सभी लिंक्डइन पर अपनी अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट शेयर करती है, तो इससे उनकी जो प्रोफेशनल इमेज है वो भी बढ़ती है। तो B2B कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले कंपनी की रेपुटेशन देखते हैं। तो अगर कोई कंपनी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखती है तो क्लाइंट उस कंपनी पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगला महत्व आता है हमारा कम लागत में प्रचार, यानी कि लो कॉस्ट प्रमोशन को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में कम खर्चीली होती है, यानी कि यहाँ पर जो कंपनीज होती है वे कम बजट में लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती है। तो जैसे कि आप देखिए लिंक्डइन एड्स और यूट्यूब प्रमोशन के माध्यम से जो कंपनीज है वे लो कॉस्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो भाई पहले क्या होता था, पहले B2B कंपनीज को प्रमोशन के लिए एक्सिबिशंस, ट्रेड फेयर्स और बिजनेस इवेंट पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन जब से हमारा जो सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया डिजिटल प्रमोशन को आसान और अफोर्डेबल भी बना रहा है। नेक्स्ट जो महत्व आता है वो आता है ग्राहक और साझेदारी में संवाद, यानी कि कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड पार्टनर्स को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया कंपनीज को क्लाइंट्स, कस्टमर और बिजनेस पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का अवसर देता है। तो जैसे कि आप देखिए कंपनीज ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से कस्टमर क्वेरीज का रिप्लाई कर सकती है। इसी तरीके से फास्ट कम्युनिकेशन बिजनेस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि जब कंपनी ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है तो ट्रस्ट और जो प्रोफेशनलिज्म है वे दोनों ही बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से एक महत्व आता है डेटा और बाजार विश्लेषण का, यानी कि डेटा एंड मार्केट एनालिसिस का। तो भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंपनीज को मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर इंटरेस्ट समझने में मदद भी कर सकती है। तो जैसे कि आप देखिए जो लिंक्डइन है वो एनालिटिक्स कंपनीज को ये जानकारी देती है कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन सा कंटेंट इफेक्टिव है और ऑडियंस किस फील्ड की है। यानी कि डेटा एनालिसिस की मदद से जो कंपनीज है वे बेटर बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाती है, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करती है और फ्यूचर प्लानिंग को भी इम्प्रूव करती है।
उदाहरण अगर आप बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टाटा कंसल्टेंसी यानी कि जो TCS है, तो भाई ये जो कंपनीज है ये लिंक्डइन, यूट्यूब और ट्विटर का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट्स, सर्विस और टेक्निकल नॉलेज को प्रमोट करने के लिए करती है। तो इससे उनकी जो ग्लोबल बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन है यानी कि जो व्यापारिक पहचान है वैश्विक स्तर पर, वो भी उनको प्राप्त होती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने B2B क्षेत्र में यानी कि B2B सेक्टर में सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व को समझा। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर, यानी कि द रोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन डेमोक्रेसी। यानी कि अब हम समझेंगे कि जो हमारा लोकतंत्र है इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या भूमिका है। तो सबसे पहली भूमिका आती है चैनल ऑफ डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के प्रसार का माध्यम सोशल मीडिया को माना जाता है। तो भाई जो सोशल मीडिया है वो बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन फैलाने का माध्यम है। तो आज जो लोग हैं वे न्यूज़, गवर्नमेंट अपडेट, सोशल इशू और वर्ल्ड इवेंट्स की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया से तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखें इलेक्शन रिजल्ट, नेचुरल डिजास्टर या गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, ये सभी कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल जाती है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेनली न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पहुंचती थी, लेकिन अब जो सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन है उसको शेयरिंग बहुत ही फास्ट बना चुका है। तो आज भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी बढ़ता है। इसी तरीके से ये हमारे जनमत निर्माण में भी सहायता करती है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग में भी सहायता करती है। तो भाई दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन यानी कि जनमत निर्माण। तो भाई सोशल मीडिया पॉलिटिकल और सोशल डिस्कशन के लिए ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारे लोग होते हैं वे अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट इशू पर डिसीजन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें ट्विटर यानी कि एक्स पर जो पॉलिटिकल हैशटैग्स है वे अक्सर ट्रेंड करते हैं, तो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज पर ओपनली डिस्कस करते हैं। तो भाई लोगों जो हमारा लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सोशल मीडिया लोगों को फ्रीडम देता है कि वे अपने विचार को व्यक्त कर सके, सोशल इशू पर बोल सके और पब्लिक डिस्कशन में भाग ले सके। तो इससे जो हमारा पब्लिक ओपिनियन है यानी कि जो जनमत निर्माण है वो भी डेवलप होता है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट जो हमारा भूमिका आती है वो आती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक सहभागिता को लेकर। तो भाई तीसरा पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक सहभागिता। तो भाई आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो लीडर्स है वे सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ते हैं, यानी कि आप देखें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई पॉलिटिकल जो लीडर्स है वे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं। तो भाई जैसे कि आप देखें आज आप अपना इंस्टाग्राम खोल के देखना या आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनकी आप पोस्ट देख सकते हैं, उनके अकाउंट को देख सकते हैं, उन पे सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डली हुई है। तो अभी तो जो ट्रेंड में चल रही है वो हमारी मेलोडी वाला जो ट्रेंड है वो चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। जो हमारे PM है उन्होंने मेलोडी जी के साथ अपनी जो पिक्चर्स है उनको डाला हुआ है, तो ये हमारी राजनीतिक सहभागिता को भी बढ़ाते हैं। तो भाई पहले जो हमारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थी वो मेनली रिलीज और टीवी तक सीमित थी, लेकिन अब जो लीडर्स है वे सोशल मीडिया के माध्यम से स्पीच शेयर करते हैं, लाइव सीजन करते हैं और डायरेक्टली पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो भाई इससे जो सिटीजन्स की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ती है। इसी तरीके से ये हमारी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाने में भी मदद करते हैं। तो भाई सोशल मीडिया गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो मान लो अगर किसी एरिया में सड़क खराब है या कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम है, तो जो लोग होंगे वे सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, तो कई बार जो अथॉरिटीज है वो तुरंत एक्शन ले लेती है। तो आज जो सिटीजन्स है वे सोशल मीडिया के माध्यम से ही कंप्लेंट्स रेज करते हैं, गवर्नमेंट एक्शंस पर सवाल पूछते हैं और पब्लिक इशू को हाईलाइट करते हैं। तो भाई इससे जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता भी बढ़ती है। इसी तरीके से ये हमारे सामाजिक आंदोलनों में समर्थन भी करते हैं, यानी कि सपोर्ट टू सोशल मूवमेंट्स। तो भाई सोशल मीडिया जो है वो सोशल मूवमेंट्स और अवेयरनेस कैंपेन्स को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे कि आप देखें कई सोशल कैंपेन्स जैसे कि वुमेन सेफ्टी, इन्वायरमेंट अवेयरनेस और एजुकेशन कैंपेन्स, ये सभी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से ही वायरल हुए हैं। तो सोशल मीडिया लोगों को जल्दी ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, यानी कि जब कोई सोशल इशू ट्रेंडिंग बनता है तो लाखों लोग उसके सपोर्ट में जुड़ जाते हैं। इससे अवेयरनेस और पब्लिक सपोर्ट दोनों ही बढ़ते हैं। तो भाई ये सभी हमारी भूमिका थी, लेकिन इन भूमिका के होने के बावजूद भी कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो हालांकि सोशल मीडिया के कई एडवांटेज है, लेकिन इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी है।
तो जैसे कि आप देखें कई बार जो हमारी फर्जी समाचार यानी कि फेक न्यूज़ है, रूमर्स है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है। यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन सोशल टेंशन, कन्फ्यूजन और पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा कर सकती है। इसीलिए जो सोशल मीडिया है उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यूज़र्स को हर इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके ही बिलीव करना चाहिए। तो भाई यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका यानी कि रोल इन सोशल मीडिया ऑफ डेमोक्रेसी में समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं हमारे सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और कुछ नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रभाव आता है वो हमारा पॉजिटिव आता है यानी कि सकारात्मक आता है। तो सबसे पहला प्रभाव है संचार को आसान बनाना यानी कि मेकिंग कम्युनिकेशन ईजियर। तो भाई जो सोशल मीडिया है इसने कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट और इजी बना दिया। तो जैसे कि आप देखें आज जो लोग हैं वे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के माध्यम से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले जो कम्युनिकेशन था उसमें ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया उसने पर्सनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन सबको ही आसान बना दिया है। सेकंड जो हमारा प्रभाव आता है वो होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी कि शिक्षा और जागरूकता का। तो भाई सोशल मीडिया एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखें यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल्स लाखों स्टूडेंट को फ्री लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई आज जो लोग हैं वे हेल्थ अवेयरनेस, करियर गाइडेंस और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस है उसका भी प्रमोशन कर रहा है। तो भाई सोशल मीडिया बिजनेसेस को ग्रोथ और प्रमोशन का अवसर देता है। तो जैसे कि छोटे बिजनेसेस इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो भाई इसीलिए जो सोशल मीडिया है वो स्मॉल बिजनेसेस को लो कॉस्ट प्रमोशन, कस्टमर रिच और ऑनलाइन सेल्स का अवसर भी प्रदान करता है। तो ये तो थे हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर हम बात करें इसके निगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहला जो निगेटिव पॉइंट आता है वो आता है गलत सोचने की समस्या यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो भाई जो हमारा सोशल मीडिया है इस पर फेक न्यूज़ बहुत तेजी से फैलती है। तो कई बार जो गलत रूमर्स है वे पब्लिक पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो मान लो अगर लोग बिना वेरीफाई के इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो तेजी से फैलती है। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कई बार आपके इंस्टाग्राम पे, कई बार आपके यूट्यूब पे ऐसी जो न्यूज़ है कि किसी सेलिब्रिटीज़ का डेथ हो गई, किसी का देहांत हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये ऐसी कुछ फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो इससे जो डेमोक्रेसी और सोसाइटी है वे दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है गोपनीयता की चुनौती यानी कि द चैलेंज ऑफ प्राइवेसी। तो भाई जो सोशल मीडिया है ये हमारे प्राइवेसी इशू को भी पैदा करता है। यानी कि कई बार आप देखें कई जो ऐप्स है वे यूजर्स का पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर यूजर्स अपनी इन्फॉर्मेशन केयरफुली हैंडल नहीं करता तो जो प्राइवेसी रिस्क है वे बढ़ जाते हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट जो प्रभाव आता है वो आता है मेंटल इफेक्ट्स यानी कि मानसिक प्रभाव का। तो भाई सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज जो है यानी कि अत्यधिक सोशल मीडिया के प्रभाव से स्ट्रेस, एंजाइटी और एडिक्शन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वे पैदा हो सकती है। तो भाई इसीलिए सोशल मीडिया का जो बैलेंस यूज है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है लेकिन उसका सही उपयोग करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यही थे हमारे कुछ निगेटिव पॉइंट्स। तो इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हमने सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव प्रभाव इफेक्ट्स को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई निष्कर्ष को आपको ऐड कर देना है अपने आंसर के एंड में। तो जब तक आप एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन ऐड नहीं करोगे तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप एक कंक्लूजन ऐड कर देंगे जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है ब्लॉग और दूसरा पूछा गया है माइक्रो ब्लॉग। यानी कि हमें बताना है कि जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, रणनीति है, यानी कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग के जो उपयोग है उसको हमें कंपेयर करना है और इसी के साथ साथ जो दोनों के प्रभावी उपयोग है उसके एग्जाम्पल, उदाहरण भी हमें बताना है। तो इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिराकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लॉगिंग है वो क्या है और माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल बताना है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इनका उपयोग कैसे किया जाता है और एग्जाम्पल देकर हमें एक्सप्लेन करना है। यानी कि इस आंसर में आपको कॉन्सेप्ट, डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस और मार्केट यूज सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है।
तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा ब्लॉगिंग और जो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग है ये आखिर है क्या। तो भाई हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसमें ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा ब्लॉगिंग है इसका उपयोग तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, जबकि जो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग है इसका जो उपयोग होता है वो हमारा क्विक मैसेज शेयर करने के लिए होता है। तो दोनों का जो उद्देश्य है वो कस्टमर से जुड़ना है, ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना है और डिजिटल प्रेजेंस को मजबूत करना है। तो भाई आज जो बिजनेसेस है वो इन दोनों टूल्स का उपयोग करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं। तो यही था, हमने समझा कि ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉगिंग किस लिए यूज होते हैं। अब हम एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इनका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्लॉगिंग की अवधारणा यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी कि विस्तृत जानकारी प्रदान करना। तो भाई जो ब्लॉगिंग है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो ब्लॉग होता है इसमें आप देखें, इसमें लॉन्ग आर्टिकल्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन, इमेजेस, एग्जांपल्स और एजुकेशनल कंटेंट सभी ये शामिल होता है। तो भाई इन सभी का उद्देश्य यानी कि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है यूजर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। तो जैसे कि आप देखिए हब स्पॉट और वेबसाइट ब्लॉग्स में एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के बारे में डिटेल आर्टिकल्स पब्लिश करता है। तो भाई जब यूजर्स किसी टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो जो ब्लॉग्स है वो सबसे यूजफुल होता है, क्योंकि जो ब्लॉग्स है वही कस्टमर को डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस और डिटेल लर्निंग भी प्रोवाइड करता है। सेकंड, ये हमारे ब्रांड निर्माण में भी सहायता करता है यानी कि हेल्प इन ब्रांड बिल्डिंग। तो भाई जो ब्लॉगिंग है ये ब्रांड क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि भाई जब कंपनियां रेगुलरली यूजफुल ब्लॉग्स पब्लिश करती है तो लोग उन्हें एक्सपर्ट मानने लगते हैं। तो जैसे कि आप देखें जो टेक कंपनीज है वे अपने ब्लॉग में सॉफ्टवेयर अपडेट, साइबर सिक्योरिटी टिप्स और टेक्नोलॉजी न्यूज भी शेयर करती है। तो भाई अगर कोई कंपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो कस्टमर उस ब्रांड्स पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। तो यही जो ट्रस्ट है यही हमारे कस्टमर और बिजनेस ग्रोथ में भी मदद करता है। इसी के माध्यम से हमारा इसका एसईओ में भी उपयोग किया जाता है यानी कि यूजेस एसईओ। तो भाई जो ब्लॉगिंग है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ इंप्रूव करने में भी मदद करता है। तो भाई जब वेबसाइट रेगुलरली ब्लॉग्स पब्लिश करती है तो उनकी जो गूगल रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होती है। तो मान लो अगर कोई यूजर्स गूगल पर सर्च करता है बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स, तो जो गूगल है वो सबसे रिलेवेंट ब्लॉग्स को शो करता है। तो भाई जो ब्लॉग्स है वे वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते हैं। जितना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट होगा उतनी ज्यादा वेबसाइट विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो बिजनेसेस है वो ब्लॉगिंग को एसईओ स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानते हैं। इसी तरीके से ये हमारे ग्राहक शिक्षा यानी कि कस्टमर एजुकेशन का माध्यम भी माना जाता है। तो भाई जो ब्लॉगिंग है वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में एजुकेट करता है। तो जैसे कि आप देखिए बैंकिंग कंपनीज लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ब्लॉग्स को पब्लिश करती है। यानी कि जब कस्टमर डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट्स को समझने में आसानी होती है। तो एजुकेटेड कस्टमर बेटर व्यूइंग डिसीजन भी ले पाते हैं। इसी तरीके से इसके दीर्घकालिक प्रभाव यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई जो ब्लॉग है वो इंटरनेट पर लंबे समय तक अवेलेबल रहते हैं। तो इससे जो बिजनेसेस है उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कई जो ब्लॉग्स है वे कई साल पुराने होने के बाद भी गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाई देते हैं। तो सोशल मीडिया पोस्टेज ज्यादा डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन जो ब्लॉग्स है वे लगातार ट्रैफिक जनरेट करते रहते हैं। तो इसीलिए जो ब्लॉगिंग है वो हमारे लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी मानी जाती है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण यानी कि एग्जांपल की, तो भाई जैसे कि आप देखिए हब स्पॉट और नई तकनीकी जो कंपनियां हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गई और ये मीडियम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हो गए, तो ये सभी हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। तो भाई इसकी जो विशेषता है उसको ये मजबूत करते हैं हब स्पॉट, वर्डप्रेस, मीडियम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ब्लॉगिंग की अवधारणा को समझा। तो अब हम समझ लेते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग की अवधारणा यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। यानी कि अब हम समझ लेते हैं कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो क्या है। तो सबसे पहला माना जाता है इसको संक्षिप्त संदेशों का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ शॉर्ट मैसेज। तो भाई जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो शॉर्ट और कॉन्सिस मैसेज शेयर करने का माध्यम है। तो इसमें जो यूजर्स है वे लिमिटेड वर्ड्स में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक्स यानी कि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। तो भाई आज जो यूजर्स है वे लॉन्ग कंटेंट की बजाय क्विक अपडेट्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो प्लेटफॉर्म तेजी से पॉपुलर हो रही है। इसी तरीके से त्वरित संचार यानी कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन का माध्यम भी माना जाता है। तो भाई माइक्रो ब्लॉगिंग फास्ट कम्युनिकेशन का पावरफुल मीडियम है। तो जैसे कि आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले ट्विटर पर ट्रेंड होती है।
तो माइक्रो ब्लॉगिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। कंपनीज क्विक अनाउंसमेंट, लाइव अपडेट्स और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन यानी कि ग्राहक सहभागिता को लेकर। तो भाई माइक्रो ब्लॉगिंग कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो जैसे कि आप देखें, ब्रांड हैशटैग्स, पोल्स और रिपोस्ट का जो उपयोग है वो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। तो भाई शॉर्ट कंटेंट जल्दी पढ़ा और शेयर किया जाता है और इसी कारण से जो लाइक, कमेंट्स और शेयर है वे तेजी से भी बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से ये हमारे ट्रेंडिंग विषयों का उपयोग भी है, यानी कि यूज ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो भाई माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत तेजी से वायरल होते हैं। तो ब्रांड ट्रेंडिंग हैशटैग का उपयोग प्रमोशन के लिए करते हैं। अगर कोई टॉपिक ट्रेंडिंग है तो ब्रांड उससे रिलेटेड पोस्ट बनाकर एक लार्ज ऑडियंस तक भी पहुंच सकता है। इसी तरीके से ये मोबाइल फ्रेंडली भी होता है। तो भाई जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनिएंट है, क्योंकि जो यूजर्स है वे शॉर्ट ट्वीट्स या पोस्ट कुछ सेकंड में पढ़ सकते हैं। तो आज जो ज्यादातर लोग हैं वे स्मार्टफोन यूज करते हैं, इसीलिए क्विक और शॉर्ट कंटेंट ज्यादा इफेक्टिव बन चुका है। इसका उदाहरण अगर आप देखें, एग्जांपल आप देखें, तो ट्विटर यानी कि जो एक्स है हमारा, वो माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि इसके माध्यम से जो ब्रांड है वे अपने ऑफर और अपने जो भी अपडेट्स होते हैं उन सभी को साझा करते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने माइक्रो ब्लॉगिंग की अवधारणा को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग में अंतर का, यानी कि जो हमारा ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग है इनके बीच डिफरेंसेस का। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट, वो आता है कंटेंट लेंथ यानी कि सामग्री की लंबाई को लेकर। तो भाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा ब्लॉगिंग है उसमें तो लॉन्ग और डिटेल कंटेंट होता है, जबकि जो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग है इसमें शॉर्ट कंटेंट होता है। तो जैसे कि आप देखें, वर्ल्ड प्रेस आर्टिकल डिटेल होता है, जबकि जो ट्विटर पोस्ट होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। सेकंड, इनके उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी अंतर होता है। तो ब्लॉगिंग का जो उद्देश्य है वो है डिटेल एजुकेशन देना, जबकि जो हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग है उसका उद्देश्य है क्विक अपडेट्स देना। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO के प्रभाव के लेकर। तो भाई जो ब्लॉगिंग है वो SEO और वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने में ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि जो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग है वो हमारे सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाता है। इसी तरीके से इनके टाइम यानी कि समय भी अंतर है, यानी कि भाई जो ब्लॉग होगा उसको पढ़ने और लिखने के लिए कस्टमर को ज्यादा समय चाहिए होता है, यानी कि इसमें ज्यादा समय लगता है। लेकिन जो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग है भाई, इसमें बहुत ही छोटे मैसेज होते हैं, तो इसीलिए ये क्विक और इजी तरीके से पढ़े जा सकते हैं और इनमें कम समय लगता है। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो आता है उपयोगकर्ता जुड़ाव यानी कि यूजर्स इंगेजमेंट का। तो भाई ब्लॉगिंग डीप लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, जबकि जो हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग है वो हमारे फास्ट इंटरेक्शन को बढ़ाती है, जिससे कि जो हमारा क्विक इंगेजमेंट है वो भी बढ़ता है। उदाहरण यानी कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस है उस पर एक हमारा प्रकाशित ब्लॉगिंग का उदाहरण है, जबकि जो हमारा एक्स ट्विटर होता है वो हमारे माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग में अंतर समझा, दोनों के बीच डिफरेंस समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इन मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रभावी उपयोग को लेकर। तो सबसे पहला जो उपयोग आता है वो आता है ब्लॉग द्वारा विशेषज्ञता यानी कि ब्लॉग्स बाय स्पेशलाइजेशन। तो भाई जो कंपनीज है वो ब्लॉग्स के माध्यम से अपने एक्सपर्टीज दिखाती है। तो जैसे कि आप देखें, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज SEO और कंटेंट मार्केटिंग टिप्स ब्लॉग्स में पब्लिश करती है। तो भाई जब कंपनीज यूजफुल नॉलेज शेयर करती है तो कस्टमर्स उन्हें ट्रस्ट एक्सपर्ट भी मानते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है माइक्रो ब्लॉग द्वारा प्रचार यानी कि प्रमोशन बाय माइक्रो ब्लॉग। तो भाई जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो क्विक प्रमोशन और अपडेट शेयर करने में मदद करता है। तो जैसे कि आप देखें, ब्रांड ट्विटर्स पर फ्लैश सेल और प्रोडक्ट लॉन्च अपडेट होते हैं, जिससे कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया यानी कि तुरंत जो फीडबैक है वो भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संयुक्त उपयोग यानी कि कंबाइंड यूज के बारे में। तो भाई ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग इन दोनों का जो कंबाइंड यूज है वो ज्यादातर इफेक्टिव होता है, यानी कि जो कंपनी है वो पहले डिटेल ब्लॉग पब्लिश करती है, फिर उसका जो शॉर्ट समरी है वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करती है। यानी कि अगर उसको किसी टॉपिक के बारे में ब्लॉग लिखना है तो वो सबसे पहले उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखेगी, फिर उसकी जो समरी होगी उसको वो ट्विटर पर अपलोड कर देगी, वो हमारा माइक्रो ब्लॉग्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ग्राहक सहभागिता को लेकर, यानी कि जो हमारा कस्टमर पार्टिसिपेशन है उसको लेकर। तो भाई जो ब्लॉग्स है ये हमारे कस्टमर को और ज्यादा एजुकेटेड करते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लॉग्स है वे कस्टमर को लॉन्ग जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाते हैं, जबकि जो माइक्रो ब्लॉग है वे इंस्टेंट इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, जिससे कि जो हमारे तुरंत प्रतिक्रिया है, तुरंत फीडबैक है वो भी हमें मिलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ब्रांड पहचान की। तो भाई दोनों मिलकर ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल ब्रांड को आइडेंटिटी करते हैं, यानी कि ये हमारी डिजिटल पहचान को मजबूत करते हैं, तो अधिक लोगों तक इनकी जो पहुंच है वो भी बन जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है विपणन प्रभावशीलता को लेकर, यानी कि मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को लेकर।
तो भाई जो ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग है, इनका कॉम्बिनेशन जो यूज है वे हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग को ज्यादा यूजफुल बनाते हैं और एक हमारा सक्सेसफुल और प्रभावशाली माध्यम भी सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉगिंग के माध्यम से बन जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रभावी उपयोग को समझा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो इसी तरीके से आपको आंसर में अपने एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जो कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन है वो क्या है, उसकी हमें परिभाषा, उसकी अवधारणा समझानी है और इसी तरीके से बताना है कि ये टारगेट ऑडियंस यानी कि जो लक्षित दर्शक है उनसे जुड़ने में कैसे मदद करता है। तो इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिराकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में यानी कि जो हमारा सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण है उसमें ब्रांड स्टोरी टेलिंग और जो ब्रांड मेनीमोनिक है उसका क्या महत्व है। तो भाई इसी के साथ साथ हमें बताना है कि किसी सफल ब्रांड कैंपेन्स का उदाहरण क्या है, यानी कि इस आंसर में आपको बताना है कि कैसे सही समय, सही परिस्थिति और सही ऑडियंस के अनुसार बनाया गया जो कंटेंट है वो लोगों को ब्रांड से जोड़ता है और कैसे स्टोरी टेलिंग व मेनोमोनिक ब्रांड को यादगार बनाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें बताना है कि जो कॉन्टेक्सुअल कंटेंट क्रिएशन है वो क्या है, लक्षित दृश्य से जुड़ने में कैसे सहायता करता है और ब्रांड स्टोरी टेलिंग और मेनोमोनिक के महत्व के बारे में बताना है और एक उदाहरण भी देना है। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में हम हमारे आंसर नंबर 4 में लिख देते हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन है यानी कि जो संदर्भ आधारित सामग्री है वो आखिर है क्या। तो भाई आज का जो समय है इस समय में केवल कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कंटेंट बनाना जरूरी है जो कि लोगों की जरूरतें, उनकी रुचि, उनकी समय और परिस्थिति के अनुसार हो। तो इसी को ही हम कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन यानी कि संदर्भ आधारित सामग्री निर्माण भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसी आंसर में जानेंगे कि जो हमारा ब्रांड स्टोरी टेलिंग है और ब्रांड मेनोमोनिक है वो कैसे किसी ब्रांड को लोगों के दिल और दिमाग में जगह चलाते हैं। तो भाई इन सभी का जो उद्देश्य है, जो हमारा कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन है, इसका उद्देश्य है सही व्यक्ति को सही समय पर सही इंफॉर्मेशन देना, सही संदेश पहुंचाना। तो यही हमने समझा कि कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन आखिर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल बेस्ड कंटेंट क्रिएशन यानी कि संदर्भ आधारित सामग्री निर्माण की अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन यानी कि अर्थ और परिभाषा की। तो भाई कॉन्टेंटेंशियल कंटेंट क्रिएशन का अर्थ है ऐसी सामग्री तैयार करना जो उपयोगकर्ता की स्थिति, समय, स्थान और जरूरतों के अनुसार बनाई जाए। तो इसका जो मेन टारगेट होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है सही व्यक्ति तक सही समय पर सही संदेश पहुंचाना। तो भाई जब कंटेंट लोगों की जरूरतों से जुड़ा होता है तब वह अधिक उपयोगी और प्रभावी भी बन जाता है। तो भाई आप मान लीजिएगा, एक एग्जांपल समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा गर्मियों का मौसम है, तो अगर कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी बीट द हीट कैंपेन चलाती है तो लोग उसे जल्दी कनेक्ट करते हैं क्योंकि वह उस समय की जरूरत से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड आता है हमारा उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर आधारित सामग्री यानी कि कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर्स नीड को लेकर। तो भाई इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो यूजर्स की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इससे यूजर्स को वही जानकारी मिलती है जिसकी कि उन्हें जरूरत यानी कि जिसकी उसे नीड होती है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स सर्च करता है तो जो एजुकेशनल ब्रांड है वो उससे संबंधित कंटेंट को दिखाते हैं। तो इससे यूजर्स को मदद मिलती है और ब्रांड पर जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है वो भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना यानी कि प्रोवाइडिंग ए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो भाई कॉन्टेक्चुअल कंटेंट यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है। तो भाई इसमें यूजर्स की जो लैंग्वेज होती है, उसका जो रीजन होता है और जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसी के अनुसार उसको कंटेंट दिखाया जाता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है तो उसे हिंदी में एड्स और लोकल ऑफर्स ज्यादा दिखाई देंगे। तो इससे जो यूजर्स होता है उसको कहीं ना कहीं अपनापन भी महसूस होने लगता है। इसी तरीके से ये हमारा समय आधारित प्रासंगिकता को दिखाता है यानी कि टाइम बेस्ड रिलेवेंस को दिखाता है। तो भाई कंटेंट को सही समय पर प्रस्तुत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो त्योहार, इवेंट्स और स्पेशल ओकेजन्स के अनुसार ही जो कंटेंट है वो ज्यादा प्रभावी बनता है। जैसे कि आप देखें दीपावली पर जो ब्रांड्स स्पेशल डिस्काउंट है और शुभकामनाएं उसका मैसेज पोस्ट करते हैं तो लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनकी जो फीडबैक है, उनका जो प्रतिक्रिया है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकेशन बेस्ड कंटेंट को लेकर यानी कि स्थान आधारित सामग्री को लेकर।
तो भाई लोकेशन के अनुसार कंटेंट तैयार करना भी कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का ये हिस्सा है। तो मान लो अगर किसी रेस्टोरेंट का ऐड केवल नियर बाय लोगों को दिखाया जाएगा तो उससे जो उसके कस्टमर बढ़ने की संभावना है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो इससे जो हमारी मार्केटिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बनती है और ये हमारे सेल्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। तो इसका अगर आप उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देखो तो आप कह सकते हो, जैसे कि आप देखें तो दीपावली के समय जो शॉपिंग एप्स है उनके द्वारा फेस्टिव सेल कैंपेन चलाना कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इससे जो कस्टमर है वो इमोशनली और प्रैक्टिकली यानी कि दोनों रूप से ही ब्रांड से जुड़ जाता है, जिससे कि जो ब्रांड की पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संदर्भ आधारित सामग्री यानी कि जो कॉन्टेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन है उसकी कॉन्सेप्ट, उसके अवधारणा को समझा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लक्षित दर्शकों से जुड़ने की भूमिका यानी कि रोल इन कनेक्टिंग विद टारगेट ऑडियंस को लेकर। तो सबसे पहला भाई जो हमारी जुड़ने की भूमिका आती है वो आती है भावनात्मक जुड़ाव यानी कि इमोशनल कनेक्शन की। तो भाई जो संदर्भ आधारित सामग्री है ये दर्शकों की भावना और अनुभव से जुड़ती है, यानी कि जब कोई ब्रांड लोगों की जरूरत, समस्या और उसकी खुशी को समझकर कंटेंट बनाता है तो ऑडियंस उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। तो इससे ब्रांड और कस्टमर के बीच एक मजबूत संबंध भी बनता है। तो ऐसा जो कंटेंट होता है वो लोगों को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराता है कि जो ब्रांड है वो उनकी भावनाओं को समझता है, और यही कारण है कि इमोशनल मार्केटिंग लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। तो भाई जैसे कि आप देखें मदर्स डे पर कई ब्रांड्स माँ और बच्चों के रिश्ते पर इमोशनल वीडियोस बनाते हैं, तो लोग उन वीडियोस को देखकर भावुक हो जाते हैं और ब्रांड से जुड़ाव को भी महसूस करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंस को लेकर। तो भाई जब यूजर्स को वही कंटेंट दिखता है जो उनकी जरूरत और रुचि से जुड़ा होता है तो वे उसे अधिक ध्यान से देखते हैं, और यही हमारी प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंस भी कहलाती है। तो अगर कंटेंट इरिवेंट होगा तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट ऑडियंस की समस्या का समाधान करता है और उन्हें वो यूजफुल भी लगता है। तो इससे जो ऑडियंस इंगेजमेंट है वो भी बढ़ता है और जो मार्केटिंग है वो अधिक इफेक्टिव भी बन जाती है। तो जैसे कि आप देखें अगर कोई व्यक्ति फिटनेस में रुचि रखता है तो उसे जिम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और वर्कआउट वीडियोस के एड्स ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इससे जो यूजर्स है उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है और वे ब्रांड पर भरोसा करने लगते हैं। इसी तरीके से उच्च सहभागिता यानी कि हायर पार्टिसिपेशन में भी इसकी भूमिका रहती है। तो भाई जो हमारा रिलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल कंटेंट है उस पर लोग अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। तो इससे जो सोशल मीडिया इंगेजमेंट है वो भी तेजी से बढ़ती है, यानी कि भाई जब ऑडियंस कंटेंट से जुड़ाव महसूस करती है तो वे उसमें एक्टिवली भाग लेते हैं, और यही इंगेजमेंट ब्रांड की रिच और पॉपुलैरिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स में भी ऐसे जो कंटेंट है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिस पर अधिक इंटरेक्शन होता है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रेंडिंग मेम्स, रील्स और फेस्टिवल पोस्टिंग बहुत जल्दी वायरल हो जाती है क्योंकि लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए अगर कोई ब्रांड आईपीएल या वर्ल्ड कप के समय क्रिकेट से जुड़ा क्रिएटिव कंटेंट पोस्ट करता है तो लोग उसे ज़्यादा पसंद और शेयर भी करते हैं। इसी तरीके से ये हमारे ब्रांड विकास यानी कि ब्रांड ट्रस्ट में भी भूमिका निभाता है, यानी कि भाई जब कोई ब्रांड यूजर्स की जरूरतें और परफॉर्मेंस को समझकर कंटेंट बनाता है तो ऑडियंस का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ता है। तो लोगों को लगता है कि जो ब्रांड है वो केवल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश ही नहीं कर रहा बल्कि उनकी समस्याओं को भी समझ रहा है। तो ये जो ट्रस्ट है ये लंबे समय तक कस्टमर लॉयल्टी बनाने में भी मदद करता है। तो भाई जैसे कि आप देखें हमारा जो अमेजोन यूजर्स है उसकी प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री के आधार पर प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। तो इससे जो कस्टमर्स है उसको रिलीवेंट प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और उनका जो भरोसा है वो प्लेटफॉर्म पर बढ़ने लगता है। इसी तरीके से बेहतर विपणन परिणाम भी ये देती है, यानी कि जो हमारा बेटर मार्केटिंग रिजल्ट है वो भी हमें प्रोवाइड करती है। तो भाई जब सही ऑडियंस तक सही मैसेज पहुंचता है तो जो मार्केटिंग कैंपेन्स है वे ज़्यादा सफल लगते हैं। तो इससे जो हमारी कंजर्वेशन रेट है, सेल्स और कस्टमर रिस्पॉन्स है उसमें भी वृद्धि होती है, यानी कि जो कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग रिसोर्सेज है और जो बजट है उसका सही उपयोग ये सुनिश्चित करता है, क्योंकि जो एड्स है वो केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें वास्तव में उनकी जरूरत होती है। तो जैसे कि आप देखिए अगर कोई रेस्टोरेंट केवल नियर बाय लोगों को इंस्टाग्राम एड्स दिखाता है तो ऑनलाइन बुकिंग बढ़ने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से जो फैशन ब्रांड्स है वे त्योहारों के समय फेस्टिव कलेक्शन के एड्स भी चलाता है जिससे कि सेल्स भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो भूमिका आती है वो होती है ब्रांड पहचान यानी कि ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन में। तो भाई कॉन्टेक्चुअल कंटेंट ब्रांड को अधिक ह्यूमन और रिलेटेबल बनाता है, यानी कि जब कोई ब्रांड ऑडियंस की लैंग्वेज, कल्चर और इंटरेस्ट को समझकर कंटेंट बनाता है तो लोग उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और इससे ब्रांड की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो क्रिएट होती है और लोग उसे आसानी से याद रखते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कई ब्रांड्स अलग अलग राज्यों के त्योहारों और रीजनल लैंग्वेज के अनुसार एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में पोंगल और नॉर्थ इंडिया में दिवाली के अनुसार अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाते हैं।
तो भाई इससे लोकल ऑडियंस को अपनापन महसूस होता है और ब्रांड की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो रिकॉग्नाइजेशन है, वो भी मजबूत होती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने लक्षित दर्शकों से जुड़ने की भूमिका समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रांड स्टोरी टेलिंग और ब्रांड मेनोमोनिक के महत्व को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड मेनोमोनिक को लेकर। तो सबसे पहला जो हमारा महत्व आता है वो आता है भावनात्मक कहानी निर्माण यानी कि इमोशनल स्टोरी बिल्ड को लेकर। तो भाई जो ब्रांड स्टोरी टेलिंग है उसके माध्यम से ब्रांड अपनी कहानी, वैल्यूज और मिशन लोगों तक पहुंचाता है। तो जो स्टोरी टेलिंग है वो केवल प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका ही नहीं है बल्कि ऑडियंस के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाने का एक माध्यम भी है। तो भाई जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो फैक्ट्स और एडवर्टाइजमेंट पर जल्दी भूल नहीं पाती, लेकिन अच्छी जो स्टोरीज है उनको लंबे समय तक याद रखती है। तो जैसे कि आप देखें कई जो एडवर्टाइजमेंट है वे परिवार, दोस्ती, संघर्ष और सफलता की कहानियों पर आधारित होते हैं और जो ऐसी स्टोरीज है वे लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है और ब्रांड के प्रति जो सकारात्मक भावना है वो भी पैदा करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो है स्ट्रेंथिंग और ब्रांड आइडेंटिटी यानी कि ब्रांड पहचान को मजबूत करना। तो भाई स्टोरी टेलिंग ब्रांड को कॉम्पिटिटर से अलग पहचान देती है। तो हर सक्सेसफुल ब्रांड की अपनी यूनिक स्टोरी होती है जो कि उसे दूसरों से अलग बनाती है। तो जब ऑडियंस ब्रांड की कहानी को समझते हैं तो वे आसानी से पहचानने भी लगते हैं। तो जैसे कि आप देखें एप्पल अपनी स्टोरी टेलिंग में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और प्रीमियम लाइफस्टाइल को हाईलाइट करता है और इसी वजह से जो लोग हैं वे एप्पल को केवल टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बल्कि इनोवेशन के सिंबल्स के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस यानी कि जो महत्व आता है वो आता है ब्रांड मेनोमोनिक की भूमिका को लेकर यानी कि रोल ऑफ ब्रांड मेनोमोनिक। तो भाई जो ब्रांड मेनोमोनिक है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्रांड को यादगार बनाते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देखें इसमें हमारे स्लोगन, जिंगल, लोगो, सिंबल, टैगलाइन और ये सभी शामिल होते हैं। तो मेनोमोनिक जो ब्रांड होते हैं वे रिकॉल वैल्यू बढ़ाते हैं यानी कि जो लोग हैं वे ब्रांड को आसानी से याद रख पाते हैं। तो जैसे कि आप देखें नाइक का जो स्लोगन है जस्ट डू इट, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये छोटा और पावरफुल स्लोगन मोटिवेशन का संदेश देता है और तुरंत नाइक की याद दिलाता है। इसी तरीके से जो मैकडी है हमारा उसका आई एम लविंग इट जिंगल जो है वो दुनिया भर में फेमस है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस यानी कि जो महत्व आता है स्टूडेंट वो आता है हमारा मार्केटिंग इम्पैक्ट को लेकर यानी कि विपणन प्रभाव को लेकर। तो भाई स्टोरी टेलिंग और मेनोमोनिक ये दोनों मिलकर ही एडवर्टाइजमेंट्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। यानी कि जब किसी एड में अच्छी स्टोरी और कैची स्लोगन होते हैं तो जो ऑडियंस है वो उसे जल्दी भूलती नहीं है। तो इससे जो ब्रांड अवेयरनेस और इंगेजमेंट है वे दोनों ही बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखें फेस्टिवल कैंपेन्स में इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मेमोरेबल टैगलाइंस ऑडियंस पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो कई लोग एड्स को प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी स्टोरी और म्यूजिक की वजह से भी याद रखते हैं। इसी तरीके से ये एक दीर्घकालिक प्रभाव यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट को भी छोड़ते हैं। तो स्टोरी टेलिंग और मेनोमोनिक का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक बना रहता है। तो भाई लोग वर्षों बाद भी फेमस स्लोगन और एडवर्टाइजमेंट को याद रखते हैं और यही लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी बनाने में भी मदद करता है। जैसे कि आप देखिए कोको कोला के जो पुराने एडवर्टाइजमेंट है और जो जिंगल है वे आज भी लोगों को याद है। इसी तरीके से जो अमूल के क्रिएटिव होर्डिंग्स है वे दर्शकों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसका उदाहरण या एग्जांपल आप देखें जैसे कि आप देखें कोको कोला का शेयर ए कोक कैंपेन हो गया और जैसे कि हमारे जो हमारा नाइक है उसका जस्ट डू इट हो गया। तो भाई ये जो कैंपेन्स है ये ब्रांड स्टोरी टेलिंग और ब्रांड मेनोमोनिक का शानदार उदाहरण है। तो लोगों ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और फ्रेंड्स को टैग किया और ये जो कैंपेन्स हैं ये बहुत तेजी से वायरल हो गया। तो भाई इन कैंपेन्स के प्रमुख परिणाम ये थे कि ये हमारी ब्रांड रिकॉल को बढ़ाते हैं, ऑडियंस इंगेजमेंट को बढ़ाते हैं और हमारा जो इमोशनल कनेक्शन है वो मजबूत होता है जिससे कि हमारी सेल्स में वृद्धि होती है और जो सोशल मीडिया रीच है वो भी बढ़ती है। तो भाई इन कैंपेन्स ने ये साबित किया कि जो पर्सनलाइज स्टोरी टेलिंग है और जो मेनोमोनिक है वे किसी भी ब्रांड को बेहद सफल बना सकते हैं। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ब्रांड स्टोरी टेलिंग और ब्रांड मेनोमोनिक का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है उसको समझा। इसके बाद आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक प्रभावी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि उसको तैयार करने की जो रणनीति है, जो हमारी इफेक्टिव सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है वो आपको बतानी है। इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग योजना है यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान जो है
उसको तैयार करने में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में बताना है उदाहरणों सहित। यानी कि इसके अंतर्गत आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बनाने के सभी महत्वपूर्ण चरणों को विस्तार से समझाना है, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, टारगेट ऑडियंस, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। तो इसी के साथ ही आपको उचित एग्जाम्पल देकर ये बताना है कि ये जो रणनीति है, ये जो स्ट्रैटेजीज है, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। तो चलिए इस आंसर में हमें सोशल मीडिया रणनीति कैसे तैयार की जाती है उसके चरणों के बारे में एग्जाम्पल सहित बताना है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है, यानी कि जो सोशल मीडिया रणनीति है, वो आखिर है क्या। तो भाई जो सोशल मीडिया रणनीति है वो एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि जो हमारा कोई भी संगठन हो गया, यानी कि कोई भी जो हमारा मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने जो मार्केटर्स ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो अपने विपणन उद्देश्य है, उनको प्राप्त करता है। तो आज के डिजिटल युग में जो सोशल मीडिया है वो केवल एक मनोरंजन का माध्यम ही नहीं रह गया है, बल्कि ये मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर इंगेजमेंट का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अगर सही सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी अपनाता है तो वो अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकता है, कस्टमर से जुड़ सकता है और सेल्स में जो वृद्धि है उसको भी कर सकता है। तो भाई एक सफल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी हमेशा प्लानिंग, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग और रेगुलर एनालिसिस पर आधारित। तो ये तो हमने समझा कि जो सोशल मीडिया रणनीति है वो आखिर होती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं गोल सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण और उद्देश्य को तय करना। तो सबसे पहला जो चरण आता है स्टूडेंट, वो आता है गोल सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य को तय करना। तो सबसे पहला आता है सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पष्ट उद्देश्य तय करना। तो भाई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्लियर गोल्स तय करना। तो मान लो अगर कोई बिजनेस है, उसको पता लग जाता है कि उसे अचीव क्या करना है, तो जो स्ट्रेटेजी है वो सफल नहीं हो सकती। यानी कि अगर उसको जब तक ये पता नहीं होगा कि अचीव क्या करना है, उसको प्राप्त क्या करना है, तो जो स्ट्रेटेजी है वो सफल नहीं हो सकती। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे उद्देश्य है, वे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, वेबसाइट ट्रैफिक को बढ़ाना, कस्टमर इंगेजमेंट को बढ़ाना या लीड्स जनरेट करना। तो भाई स्पष्ट जो उद्देश्य होता है, स्पष्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो पूरी स्ट्रेटेजी को डायरेक्शन देता है और टीम को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने में मदद करता है। तो जैसे कि आप देखिए, अगर किसी स्टार्टअप का जो उद्देश्य है वो इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाना है, तो उसकी जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है वो उसी के अनुसार बनाई जाएगी। सेकंड जो हमारा चरण आता है वो आता है मापनीय लक्ष्य बनाना, यानी कि क्रिएटिंग विजिबल गोल्स को लेकर। तो भाई जो गोल्स है, जो हमारे लक्ष्य है, वे ऐसे बनाए जाने चाहिए जिसे मेजर, यानी कि जिसे प्राप्त किया जा सके। तो अगर जो गोल्स है वे मेजरेबल हो गए, तभी परफॉर्मेंस का सही एवेल्यूएशन हो पाएगा। तो इसीलिए जो मैट्रिक्स है, जैसे कि फॉलोवर्स, लाइक, कमेंट, शेयर, कंजर्वेशन रेट, वेबसाइट क्लिक्स, इन सभी का उपयोग भी किया जाता है। तो जैसे कि आप देखें, इसका एक उदाहरण कि 3 महीनों में इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को 10,000 तक बढ़ाना एक मेजरेबल गोल है। तो इससे जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यावसायिक लक्ष्य से संबंध, यानी कि रिलेशन टू बिजनेस गोल। तो भाई जो सोशल मीडिया गोल्स है वे हमेशा बिजनेस ऑब्जेक्टिव से जुड़े होने चाहिए। मान लो अगर सोशल मीडिया एक्टिविटीज बिजनेस ग्रोथ में मदद नहीं कर रही, तो स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। तो आप एक एग्जांपल लेकर समझिएगा, अगर किसी रेस्टोरेंट का बिजनेस गोल ऑनलाइन बुकिंग बढ़ाना है, तो उसकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फूड प्रमोशन और बुकिंग कैंपेन्स पर फोकस करेगी। तो इससे जो मार्केटिंग है वो एफर्ट्स सीधे बिजनेस ग्रोथ में योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर। तो भाई एक अच्छी स्ट्रैटेजी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के गोल्स होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट को बढ़ाना, फॉलोवर्स गेन करना, ट्रेंडिंग कैंपेन्स चलाना। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो भाई इसमें जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करना, मार्केट रेपुटेशन बढ़ाना। तो दोनों प्रकार के जो गोल्स है वे हमारे बिजनेस को बैलेंस ग्रोथ देते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, एक एजुकेशनल चैनल शॉर्ट टर्म में व्यूज बढ़ाने पर फोकस करता है और लॉन्ग टर्म में ट्रस्टेड एजुकेशनल ब्रांड बनने पर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण को लेकर। तो भाई स्ट्रेटेजी बनाने से पहले जो कॉम्पिटिटर्स है उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि कौन सा जो कंटेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस क्या पसंद कर रही है और मार्केट ट्रेंड्स क्या है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर प्लानिंग और इनोवेटिव आइडियाज़ देती है। तो मान लो अगर कोई फैशन ब्रांड देखता है कि कॉम्पिटिटर रील्स के जरिए ज़्यादा एंगेजमेंट पा रहे हैं, तो वह भी रील्स मार्केटिंग शुरू कर सकता है। तो इसका उदाहरण या एग्जांपल आप देखें, मान लो एक क्लोथिंग ब्रांड का गोल हो सकता है कि वह 3 महीनों में इंस्टाग्राम के माध्यम से सेल्स में 20% वृद्धि करे। तो भाई इसके लिए वो डेली फैशन रील्स डालेगा, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करेगा, फेस्टिव ऑफर्स चलाएगा। तो इस प्रकार से क्लियर और मेजरेबल गोल्स स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बनाते हैं।
तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हमने लक्ष्य निर्धारण और उद्देश्य तय करना सीखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लक्षित दर्शक और सामग्री योजना यानी कि टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट प्लानिंग को लेकर। तो सबसे पहला जो कंटेंट आता है वो आता है लक्षित दर्शक की पहचान को लेकर यानी कि टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन को लेकर। तो भाई जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो तभी सफल हो पाता है जब सही ऑडियंस को टारगेट किया जाए। तो इसके लिए जो ऑडियंस की एज है, जो उनके जेंडर है, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनकी लोकेशन है, जो उनका ऑनलाइन बिहेवियर है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि अगर आप देखें, अगर प्रोडक्ट टीन एजर्स के लिए है तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ज़्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटफॉर्म चयन यानी कि प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। तो भाई हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ऑडियंस अलग अलग होती है, तो इसीलिए जो एक सही प्लेटफॉर्म चुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि आप देखिए जो इंस्टाग्राम है वो एक यूथ ऑडियंस का है, जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल्स का है, जो यूट्यूब है वो एजुकेशनल एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का है, और जो हमारा फेसबुक है वो वाइड ऑडियंस रीच है। यानी कि अगर आप गलत प्लेटफॉर्म चुनते हो तो गलत प्लेटफॉर्म चुनने से जो मार्केटिंग एफर्ट्स है वे भी कमजोर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामग्री रणनीति यानी कि कंटेंट स्ट्रेटेजी को लेकर। तो भाई जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव, इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग होना चाहिए। तो कंटेंट कई फॉर्म्स में हो सकता है, चाहे वो वीडियोस, चाहे वो रील्स, चाहे वो ब्लॉग्स, चाहे वो स्टोरीज, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। तो क्रिएटिव कंटेंट ऑडियंस को आकर्षित करता है और जो इंगेजमेंट है उसको भी बढ़ाता है। तो जैसे कि आप देखिए एक फिटनेस ब्रांड वर्कआउट वीडियोस और हेल्थी डाइट टिप्स को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट आता है रेगुलर पब्लिकेशंस यानी कि नियमित प्रकाशन को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया पर जो कंसिस्टेंसी है, जो नियमितता है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलर पोस्टिंग से जो ऑडियंस है वे ब्रांड से जुड़े रहते हैं और जो ब्रांड है वो भी एक्टिव दिखाई देता है। तो अगर लंबे समय तक कोई कंटेंट पोस्ट नहीं किया जाता तो जो ऑडियंस इंटरेस्ट है वो भी कम हो सकता है। तो जैसे कि आप देखिए यूट्यूब क्रिएटर्स जो है अगर वे वीकली वीडियोस अपलोड करते हैं तो जो सब्सक्राइबर्स है वे लगातार जुड़े रहते हैं, और अगर वे वीडियोस अपलोड ही नहीं करते तो उनका जो इंटरेस्ट है सब्सक्राइबर का वो और ज्यादा कम हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेंडिंग आधारित सामग्री यानी कि ट्रेंड बेस्ड कंटेंट को लेकर। तो भाई जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है और जो फेस्टिवल्स है उनके अनुसार कंटेंट बनाना रीच बढ़ाने में मदद करता है। तो ट्रेंडिंग कंटेंट जल्दी वायरल होता है। जैसे कि आप देखें आईपीएल सीजन में ब्रांड क्रिकेट मीम्स और मैच रिलेटेड कैंपेन्स चलाते हैं, तो इससे जो ऑडियंस इंगेजमेंट है वो भी तेजी से बढ़ती है। तो इसका एग्जाम्पल या उदाहरण आप ये भी ले सकते हैं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होगा वो यूट्यूब पर डिटेल लेक्चर अपलोड कर सकता है, इंस्टाग्राम पर क्विक स्टडी टिप्स शेयर कर सकता है, टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, और इससे जो स्टूडेंट का इफेक्टिव रीच है वो भी बनती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने लक्षित दर्शक और सामग्री योजना को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है विश्लेषण का उपयोग यानी कि यूजर्स ऑफ एनालिटिक्स। तो भाई जो सोशल मीडिया है वो टूल्स के माध्यम से परफॉर्मेंस एनालाइज की जाती है। तो एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि कौन सा जो कंटेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस किस प्रकार के पोस्ट को पसंद कर रही है और किस समय इंगेजमेंट ज्यादा मिल रही है। तो जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम इनसाइट्स और यूट्यूब एनालिटिक्स क्रिएटर्स को ऑडियंस बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। सेकंड आता है प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को लेकर, जिसे हम केपीआई भी कहते हैं। तो भाई जो सक्सेस है उसको मेजर्स करने के लिए केपीआईज का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य केपीआईज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपकी रीच हो गई, एंगेजमेंट रेट हो गई, क्लिक थ्रू रेट हो गया, कंजर्वेशन रेट हो गई, फॉलोवर्स ग्रोथ हो गई। तो ये जो इंडिकेटर्स है ये स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस को भी बताते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राहक प्रतिक्रिया यानी कि कस्टमर फीडबैक का। तो भाई कस्टमर की कमेंट्स और फीडबैक बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो इससे कस्टमर जो कंपनीज होती है उनको अपनी वीकनेस पता चलती है, इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलती है और कस्टमर सेटिस्फिकेशन भी बढ़ती है। तो जैसे कि अगर किसी यूजर्स किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं तो कंपनी उसमें सुधार कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञापन प्रदर्शन यानी कि एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले को लेकर। तो भाई जो पेड एडवर्टाइजमेंट है उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो इससे ही पता चलता है कि कौन सा एड ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी ऑडियंस ज्यादा कन्वर्ट कर रही है और बजट कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि आप देखें फेसबुक एड्स मैनेजर बिजनेसेस को एड परफॉर्मेंस ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति में सुधार को लेकर। तो भाई जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स है वे लगातार बदलते रहते हैं, तो इसीलिए जो स्ट्रेटेजी है उसको भी समय समय पर अपडेट यानी कि बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो स्ट्रेटेजी आज इफेक्टिव है जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी उतनी इफेक्टिव रहे। तो जैसे कि आप देखिए शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की जो पॉपुलैरिटी है उसके बढ़ने से कई ब्रांड्स ने रील्स मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। तो इसका उदाहरण या एग्जांपल आप देखें कि जो नेटफ्लिक्स है वो यूजर्स के व्यूइंग डेटा के अनुसार लगातार अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बदलता रहता है और इसी वजह से नेटफ्लिक्स ऑडियंस एंगेजमेंट बनाए रखने में सफल रहता है।
तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट को समझा। इसके बाद आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एक स्थानीय रेस्टोरेंट है यानी कि जो एक लोकल रेस्टोरेंट है वो अपनी ऑनलाइन रिजर्वेशन बढ़ाना चाहता है तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो हमारा सफलता है यानी कि कैंपेन्स की जो सफलता है उसको मापने के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स और मेथड्स का उपयोग किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में आपको एक ऐसी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी समझानी है जिससे जो कस्टमर्स है वे अधिक आकर्षित हो, ऑनलाइन बुकिंग बढ़ाई जाए और जो ब्रांड अवेयरनेस है वो भी मजबूत हो। इसी के साथ साथ जो कंपेनेंस परफॉर्मेंस है उसको भी ट्रैक कर सके। तो भाई इन सभी चीजों के बारे में हमें हमारे आंसर नंबर 6 में बताना है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है वो आखिर है क्या। तो भाई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से कोई भी जो बिजनेस होता है वो ग्राहकों तक अपनी सेल्स को बढ़ा पाता है। तो आज के डिजिटल युग में रेस्टोरेंट सर्च करने, रिव्यूज देखने और टेबल बुकिंग करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई रेस्टोरेंट सही सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी अपनाता है तो वह कम समय में ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकता है और अपनी जो सेल्स है उसको भी वो बढ़ा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया बेस्ड प्रमोशन एंड कंटेंट स्ट्रेटेजी यानी कि सोशल मीडिया आधारित प्रचार और सामग्री रणनीति को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है यूज ऑफ अट्रैक्टिव विजुअल एड्स यानी कि आकर्षक दृश्य सामग्री के उपयोग को लेकर। तो भाई जो रेस्टोरेंट है वो बिजनेस में विजुअल प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मान लो अगर फूड की फोटोज और वीडियो अट्रैक्टिव होगी तो जो लोग होंगे वे नेचुरली उस रेस्टोरेंट की ओर आकर्षित होंगे। तो इसीलिए रेस्टोरेंट को हाई क्वालिटी फूड फोटोज, कुकिंग वीडियोज, बिहाइंड द सीन्स क्लिप, कस्टमर एक्सपीरियंस वीडियोज का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो कंटेंट है वो लोगों में हंगर अपील पैदा करता है और रेस्टोरेंट विजिट करने की इच्छा बढ़ाता है। तो जैसे कि आप देखिए अगर कोई रेस्टोरेंट चीज पिज्जे की स्लो मोशन रील अपलोड करता है तो लोग उसे देखकर तुरंत ऑर्डर या बुकिंग करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। सेकंड जो स्ट्रेटेजी आती है वो आती है नियमित पोस्ट और रील्स यानी कि रेगुलर पोस्ट एंड रील्स। तो भाई सोशल मीडिया पर जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो जो रेस्टोरेंट है उसको नियमित रूप से न्यू डिशेज, कॉम्बो ऑफर्स, फेस्टिवल स्पेशलिस्ट, शेफ स्पेशल्स, कस्टमर रिव्यूज इनसे जुड़े जो पोस्टिज और रील्स है वे डालने चाहिए। तो इससे जो ऑडियंस है वो लगातार कनेक्टेड रहती है और जो ब्रांड है वो भी एक्टिव दिखाई देता है। तो जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम पर टुडेस स्पेशल डिश की जो डेली रील है वो डालना कस्टमर को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी आती है वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो भाई जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है तो आज के समय में फूड इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया मार्केटिंग का पावरफुल हिस्सा बन चुके हैं। तो जो रेस्टोरेंट है वे लोकल फूड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर को इनवाइट कर सकता है ताकि वे अपने फॉलोअर्स के साथ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। तो जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे फूड ब्लॉग्स भी होते हैं। तो जब इन्फ्लुएंसर रेस्टोरेंट की पॉजिटिव रिव्यू को देता है तो ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ता है। तो जैसे कि मान लो अगर मेरठ का कोई फेमस फूड ब्लॉगर रेस्टोरेंट की रील बनाकर अपलोड करता है तो हजारों लोग उस रेस्टोरेंट के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी आती है वो आती है ऑफर्स एंड डिस्काउंट कैंपेन्स यानी कि जो हमारा ऑफर और डिस्काउंट अभियान है उसको लेकर। तो भाई स्पेशल ऑफर्स कस्टमर को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट ऑनलाइन रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे सकता है। जैसे कि देखिए ऑनलाइन बुकिंग पर 20% का डिस्काउंट हो गया, बाय 1 गेट 1 फ्री, वीकेंड फैमिली कॉम्बो ऑफर। तो ऐसे जो ऑफर्स है ये लोगों को तुरंत बुकिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इससे जो कंजर्वेशन रेट है और जो सेल्स है वे दोनों ही बढ़ती है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है लोकेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग को लेकर यानी कि लोकेशन आधारित विज्ञापन को लेकर। तो भाई रेस्टोरेंट को सोशल मीडिया एड्स केवल नियर बाई ऑडियंस को टारगेट करके चलाने चाहिए क्योंकि जो लोकल कस्टमर्स है वे रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिएगा अगर रेस्टोरेंट मेरठ में है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स केवल मेरठ और नियर बाई एरियाज के यूजर्स को ही दिखाए जा सकते हैं। तो इससे जो एडवर्टाइजिंग है, जो विज्ञापन है वो और ज्यादा इफेक्टिव भी बनती है। तो इसका एग्जाम्पल यानी कि इसका उदाहरण आप देखें तो जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम पर रेस्टोरेंट आज का स्पेशल नाम से रील अपलोड कर सकता है और उसके साथ बुक नाउ बटन भी जोड़ सकता है। तो इससे जो कस्टमर्स है वे सीधे सोशल मीडिया से रिजर्वेशन कर पाएंगे और ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमारी बुकिंग बढ़ाने में भी काफी मदद करती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सोशल मीडिया आधारित प्रचार और सामग्री रणनीति को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कस्टमर इंगेजमेंट एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी यानी कि ग्राहक जुड़ाव और रूपांतरण रणनीति को लेकर। तो सबसे पहली जो रणनीति आती है वो आती है यूज ऑफ बुकिंग लिंक यानी कि बुकिंग लिंक के उपयोग को लेकर।
तो भाई रेस्टोरेंट को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और पोस्टेज में डायरेक्ट बुकिंग लिंक देना चाहिए। तो इससे जो कस्टमर है वो आसानी से रिजर्वेशन कर सकते हैं, और अगर जो बुकिंग प्रोसेस है वो सिंपल होगा तो ज़्यादा लोग रिजर्वेशन करेंगे। तो जैसे कि आप देखें, इंस्टाग्राम के बायो में रिजर्व यूर टेबल नाउ लिंक ऐड कर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रणनीति आती है वो आती है ग्राहक समीक्षा और प्रतिक्रिया की, यानी कि कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक की। तो भाई पॉजिटिव रिव्यू नए कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाते हैं। तो रेस्टोरेंट को कस्टमर से फीडबैक और रिव्यू लेने चाहिए और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए। तो ये जो सोशल प्रूफ की तरह भी एक कार्य करते हैं। तो जैसे कि आप देखें, अगर किसी कस्टमर ने लिखा फूड क्वालिटी अमेजिंग थी और सर्विस बहुत अच्छी थी, तो नए कस्टमर्स रेस्टोरेंट पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है लाइव वीडियोस एंड इवेंट्स की, यानी कि जो हमारे लाइव वीडियोस और इवेंट होते हैं ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो रेस्टोरेंट जो है वो लाइव कुकिंग सीजन्स, म्यूजिक नाइट्स एंड स्पेशल इवेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। तो इससे ऑडियंस इंगेजमेंट भी बढ़ती है और जो लोग हैं वे रेस्टोरेंट एटमॉस्फेयर को भी महसूस करते हैं। तो जैसे कि आप देखें, फेसबुक लाइव पर शेफ द्वारा स्पेशल डिश बनाना दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टेस्ट एंड गिववेज, यानी कि प्रतियोगिता और गिववे। तो भाई जो कॉन्टेस्ट और गिववे है ये सोशल मीडिया रीच बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। तो जैसे कि आप देखें, टैग यूर फ्रेंड एंड विन फ्री डिनर, बेस्ट फूड फोटो कॉन्टेस्ट। तो इस तरीके के जो कंटेंट है, जो कैंपेन्स है, वे लोगों को इंगेज करते हैं और ब्रांड विजिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन का, यानी कि ग्राहक सहभागिता का। तो भाई कॉन्टेस्ट और जो हमारे थे रेस्टोरेंट, उसको कमेंट्स और मैसेज का जल्दी रिप्लाई देना चाहिए। तो जब कस्टमर को क्विक रिस्पॉन्स मिलता है तो वे सेटिस्फाई महसूस करते हैं और इससे जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो भी मजबूत होता है। तो जैसे कि आप देखें, अगर कोई यूजर मेन्यू के बारे में पूछे और तुरंत जवाब मिले तो उसके बुकिंग करने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल या उदाहरण आप देखें तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक पर टैग यूर फ्रेंड एंड विन डिनर कैंपेन चलाकर रेस्टोरेंट अपनी रिच और इंगेजमेंट दोनों को ही बढ़ा सकता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ग्राहक जुड़ाव और रूपांतरण रणनीति को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रदर्शन मापन और विश्लेषण को लेकर, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिसिस को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है रूपांतरण दर, यानी कि कन्वर्सेशन रेट को लेकर। तो भाई ये जो हमारी कंजर्वेशन रेट है ये मेजर करती है कि कितने लोग सोशल मीडिया पोस्टेज देखने के बाद एक्चुअल बुकिंग कर रहे हैं। तो ये कैंपेन सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर भी माना जाता है। तो जैसे कि आप देखें, अगर 1000 लोगों ने ऐड देखा और 100 लोगों ने बुकिंग करी तो कंजर्वेशन रेट जो होगा वो होगा 10%। तो यही थी हमारी रूपांतरण दर। सेकंड आती है हमारी इंगेजमेंट रेट, यानी कि हमारी जुड़ाव दर। तो भाई जुड़ाव दर कौन सी होती है? तो भाई इंगेजमेंट रेट लाइक, कमेंट्स, शेयर्स और सेव्स को मेजर करती है। तो इससे पता चलता है कि जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो जैसे कि आप देखें, अगर फूड रील्स पर ज्यादा कमेंट्स और शेयर आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑडियंस कंटेंट ज्यादा पसंद कर रही है। नेक्स्ट आता है वेबसाइट और बुकिंग ट्रैफिक, यानी कि जो हमारा वेबसाइट होती है, जो बुकिंग ट्रैफिक होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो रेस्टोरेंट को ये एनालिसिस करना चाहिए कि सोशल मीडिया से कितने लोग बुकिंग पेज पर जा रहे हैं। इससे ROI यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको समझने में भी मदद मिलती है। तो जैसे कि आप देखें, गूगल एनालिटिक्स की मदद से जो वेबसाइट है वे विजिटर ट्रैक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है विज्ञापन प्रदर्शन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले को लेकर। तो भाई पेड एड्स की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा एड ज्यादा इफेक्टिव है, किस ऑडियंस से ज्यादा बुकिंग आ रही है और बजट को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि आप देखिए, फेसबुक एड्स मैनेजर एड परफॉर्मेंस एनालाइज करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राहक अधिग्रहण लागत को लेकर, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को लेकर। तो भाई ये जो हमारी लागत है ये मेजर करती है कि एक नया कस्टमर प्राप्त करने में कितना खर्च हुआ। तो ये मार्केटिंग एफिशिएंसी को समझने में मदद करता है। जैसे कि आप देखें, मान लो अगर कोई रेस्टोरेंट है, उसने 5000 रुपए के एड खर्च किए, लेकिन उससे उसको 50 कस्टमर आए, तो प्रति कस्टमर जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी, जो ग्राहक अधिग्रहण लागत होगी, वो होगी 100 रुपए। तो भाई यही थी हमारी ग्राहक अधिग्रहण लागत। अगर इसका आप एग्जाम्पल या उदाहरण देखें तो आप देख सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम इनसाइट्स और गूगल एनालिटिक्स है उसकी मदद से रेस्टोरेंट बुकिंग ट्रैफिक, ऑडियंस बिहेवियर, इंगेजमेंट रेट, कंजर्वेशन रेट, इन सभी का एनालिसिस भी कर सकता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने प्रदर्शन मापन और विश्लेषण को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो इसी तरीके से आपको एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन अपने आंसर के एंड में जरूर जोड़ देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारी एफिलिएटिव मार्केटिंग है उसके पारदर्शिता, उसमें यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बनाने के लिए जो हमारी
भ्रामक गतिविधियां है उससे बचने के लिए ब्रांड को किन नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको उदाहरण देकर समझाना है कि गलत और भ्रामक मार्केटिंग से कैसे बचा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी एफिलिएट मार्केटिंग है उसको करते समय ब्रांड को कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल यानी कि जो नैतिक सिद्धांत है उसको अपनाना चाहिए। इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है यानी कि पारदर्शिता है वो कैसे बनाए रखनी चाहिए, और उपभोक्ताओं का जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन से जो उपाय है वे जरूरी है। यानी कि ओवरऑल हमें यहाँ से ओवरऑल एफिलिएटिव मार्केटिंग करते समय जो इथिकल प्रिंसिपल है उनके बारे में बताना है। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो आखिर है क्या। तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग मॉडल है जिसमें कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, ब्लॉगर होता है या कोई यूट्यूबर होता है या कोई इन्फ्लुएंसर होता है, वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करता है। तो जब कोई व्यक्ति उसके दिए गए लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको मिलता है कमीशन। तो भाई यही हमारी एफिलिएट मार्केटिंग है। यानी कि जो हमारे बीच में बिचौलिया होते हैं ना, एक तरीके से आप बिचौलिया ही समझिएगा, जो बीच में बिचौलिया होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए, उसी को ही हम एफिलिएट मार्केटर कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति उस लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो जो वो बीच का बिचौलिया होगा तो उसको मिलेगा कमीशन। तो आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का उपयोग करती है। तो भाई अगर हम इसमें झूठे विज्ञापन, गलत रिव्यूज और फेक प्रोमिस या हिडन इन्फॉर्मेशन का उपयोग करेंगे तो उपभोक्ता का जो भरोसा है वो टूट जाता है। तो इसीलिए जो इथिकल मार्केटिंग है और ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करना यानी कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरिटी को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है डिस्क्लोजर ऑफ एफिलिएट रिलेशनशिप्स यानी कि एफिलिएट संबंधों का खुलासा। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रांड और एफिलिएट यानी कि जो ब्रांड होते हैं और जो एफिलिएट होते हैं उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये एक प्रमोशनल पार्टनरशिप है। यानी कि भाई जो उपभोक्ता है उसको पता होना चाहिए कि अगर वो उसके लिंक से प्रोडक्ट खरीदेगा तो जो एफिलिएट होगा उसको मिलेगा कमीशन। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कोई भी जानकारी छुपाई जाती है तो ग्राहक खुद को धोखा महसूस कर सकता है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा कोई यूट्यूबर मोबाइल फोन का रिव्यू कर रहा है, तो अगर वो डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक देता है तो उसे ये लिखना चाहिए कि ये एफिलिएट लिंक है, इस लिंक से खरीदने पर हमें कुछ कमीशन मिल सकता है। तो इससे व्यूअर को पूरी सच्चाई भी पता रहती है। सेकंड पॉइंट आता है क्लियर एडवर्टाइजिंग आइडेंटिफिकेशन यानी कि स्पष्ट विज्ञापन पहचान को लेकर। तो भाई आज जो सोशल मीडिया है उस पर कई जो इन्फ्लुएंसर है वे पेड प्रमोशन करते हैं, तो लेकिन अगर वे स्पॉन्सर कंटेंट को सामान्य रिकमेंडेशन की तरह देखे तो ये गलत माना जाएगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट और सामान्य कंटेंट के बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देखिए इंस्टाग्राम पर अक्सर जो इन्फ्लुएंसर हो गए वे पेड पार्टनरशिप या स्पॉन्सर लिखते हैं, तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का भी एक सही तरीका है। नेक्स्ट आता है करेक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन यानी कि सही और सत्य जानकारी। तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। तो झूठे वादे, बढ़ा चढ़ाकर बातें और जो फेक क्लेम्स है वे नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, गलत जानकारी होती है, उससे ग्राहक प्रोडक्ट खरीद तो सकता है लेकिन बाद में जो ब्रांड पर भरोसा है उसको वो खो देता है। तो जैसे कि आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, मान लीजिएगा कोई सप्लीमेंट केवल एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है तो उसे 100% बीमारी खत्म करने वाली दवा बताना गलत और अनैतिक होगा। तो इसी प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी झूठे रिजल्ट दिखाना भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीमत और शर्तों की स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी ऑन प्राइसिंग एंड टर्म्स को लेकर। तो भाई कई बार कंपनियां जो होती है बड़े बड़े ऑफर्स दिखाती है लेकिन बाद में हिडन चार्जेस को जोड़ देती है, तो ये उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। तो भाई इसीलिए प्राइस, डिस्काउंट, टर्म्स एंड कंडीशन, डिलीवरी चार्जेस सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखें अगर कोई वेबसाइट 999 ओनली लिखकर बाद में 300 रुपए का हिडन चार्जेस जोड़ दे तो ग्राहक नाराज हो सकता है। तो इसीलिए सभी जो जानकारी है वे पहले से साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिम्मेदार प्रचार यानी कि रिस्पॉन्सिबल प्रमोशन को लेकर। तो भाई जो एफिलिएट है उसको केवल उन्हीं प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहिए जिनका उन पर भरोसा हो, यानी कि भाई सिर्फ कमीशन कमाने के लिए गलत प्रोडक्ट प्रमोट करना अनैतिक माना जाता है। तो मान लीजिएगा कोई इन्फ्लुएंसर बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए उसकी झूठी तारीफ करता है तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट है वो खराब निकलता है। तो इससे केवल ग्राहक का नुकसान ही नहीं होता बल्कि ब्रांड और इन्फ्लुएंसर दोनों की रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो भाई इसका उदाहरण एग्जाम्पल यही होता है कि जैसे कि जो हमारे टेक चैनल होते हैं तो भाई वे क्या करते हैं, वे किसी भी
मोबाइल फोन का जब रिव्यू करते हैं तो उसको एक एफिलिएट लिंक देते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ये जो लिंक है ये एफिलिएट है और इससे हमें कमीशन मिल सकता है, तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने को देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंज्यूमर ट्रस्ट एंड इथिकल प्रिंसिपल्स को लेकर, यानी कि उपभोक्ता विश्वास और नैतिक सिद्धांत को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है होनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, यानी कि ईमानदारी और सत्यता को लेकर। तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईमानदारी और सत्यता। तो भाई ब्रांड और एफिलिएट को हमेशा सच्ची और वास्तविक जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि गलत क्लेम, झूठे प्रोमिस और फेक रिव्यूज से जो कस्टमर है उसको असंतुष्टि मिलती है। तो अगर ब्रांड ईमानदारी से प्रोडक्ट की जानकारी देता है तो ग्राहक का विश्वास भी मजबूत होता है, लेकिन अगर ग्राहक को बाद में पता चलता है कि उससे झूठ बोला गया तो वह दोबारा उस ब्रांड से नहीं जुड़ेगा। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा कोई इन्फ्लुएंसर कहता है कि ये मोबाइल दुनिया का सबसे तेज फोन है और कभी हैंग नहीं होगा, लेकिन वास्तव में जो फोन है वो एवरेज परफॉर्मेंस देता है, तो ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगता है। तो भाई इसीलिए जो इन्फ्लुएंसर है वो अगर सही जानकारी देगा, जैसे कि फोन की बैटरी अच्छी है लेकिन कैमरा एवरेज है, तो लोग उस रिव्यू पर ज्यादा भरोसा करेंगे। तो इससे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप भी बनते हैं और उपभोक्ता ब्रांड पर भरोसा भी करने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है अनबेसिड रिव्यू को लेकर, यानी कि निष्पक्ष समीक्षा को लेकर। तो भाई एफिलिएट जो हमारे इथिकल एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें रिव्यू हमेशा निष्पक्ष यानी कि फेयर होना चाहिए। तो सिर्फ प्रोडक्ट की अच्छाइयां बताना पर्याप्त नहीं होता, उसकी जो कमियां हैं, जो लिमिटेशन है, वे भी बतानी चाहिए। तो जब रिव्यू बैलेंस होता है तो ग्राहक उसे जीनियन मानते हैं। तो जैसे कि आप देखें, अगर कोई यूट्यूबर लैपटॉप रिव्यू कर रहा है तो उसे ये बताना चाहिए कि लैपटॉप की स्पीड अच्छी है लेकिन बैटरी बैकअप कम है। तो ऐसा करने से जो व्यूअर है उसको सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। लेकिन अगर केवल पॉजिटिव बातें बताई जाएगी और कमियां छुपा दी जाएगी तो ये मिसलीडिंग मार्केटिंग कहलाती है। तो इससे जो उपभोक्ता है वो सही निर्णय ले पाता है, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है और ट्रस्ट और लॉयल्टी भी मजबूत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कंज्यूमर इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, यानी कि उपभोक्ता हित सर्वोपरि को लेकर। तो भाई किसी भी इथिकल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड को कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रांड केवल सेल्स बढ़ाने पर ध्यान देगा और ग्राहकों की जरूरतों को नजरअंदाज करेगा तो वो लंबे समय तक सफल नहीं हो पाएगा। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा किसी ग्राहक को प्रोडक्ट खराब मिलता है, तो अगर ब्रांड तुरंत रिफंड, रिप्लेसमेंट या कस्टमर सपोर्ट प्रदान करता है तो ग्राहक का विश्वास भी बढ़ता है। लेकिन अगर ब्रांड कस्टमर कंप्लेन को इग्नोर करे तो उसकी इमेज भी खराब हो जाएगी। तो इससे कस्टमर सेटिस्फिकेशन बढ़ती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी फैलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अवॉइड स्पैम एंड प्रेशर, यानी कि स्पैम और दबाव से बचाव को लेकर। तो भाई कई बार जो ब्रांड्स है वे ज्यादा सेल्स के लिए बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगते हैं, तो इसी को ही हम कहते हैं स्पैम मार्केटिंग। तो लगातार एड्स, पॉपअप्स और प्रमोशनल मैसेज ग्राहक को परेशान कर सकते हैं। इसीलिए जो मार्केटिंग है वो हमेशा बैलेंस और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। तो मान लो कोई वेबसाइट हर 5 सेकंड में पॉपअप दिखाए अभी खरीदे, तो यूजर परेशान होकर वेबसाइट छोड़ सकता है। इसी प्रकार लगातार व्हाट्सएप या ईमेल प्रमोशन भी लोगों को इरिटेट कर सकता है। तो भाई इससे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहता है, ग्राहक ब्रांड से परेशान नहीं होते, ट्रस्ट और इंगेजमेंट भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डेटा गोपनीयता का पालन, यानी कि डेटा प्राइवेसी एड्रेसेंस। तो भाई आज डिजिटल मार्केटिंग में यूजर डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कंज्यूमर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी सुरक्षित रखना ब्रांड की जिम्मेदारी होती है। तो बिना परमिशन किसी की जानकारी कलेक्ट या शेयर करना गलत माना जाता है। तो अगर कोई शॉपिंग ऐप यूजर की जानकारी दूसरी कंपनियों को बेच दे तो ये एक प्राइवेसी वॉल्यूशन कहलाता है। तो लेकिन अगर ब्रांड स्पष्ट परमिशन लेकर डेटा यूज करे तो ग्राहक सुरक्षित भी महसूस करता है। तो इससे कस्टमर सिक्योरिटी बढ़ती है, ब्रांड पर भरोसा मजबूत होता है और कानूनी समस्याओं से बचाव भी होता है। इसके अगर आप उदाहरण या एग्जांपल को समझे तो जैसे कि आप देखिए जो अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम है उसमें बताया जाता है कि इस लिंक के माध्यम से खरीदने पर आपको कमीशन मिलता है, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बनी रहती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने उपभोक्ता विश्वास और नैतिक सिद्धांत को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नियंत्रण और अनुपालन व्यवस्था को लेकर, यानी कि कंट्रोल एंड कॉम्प्लायंस अरेंजमेंट्स को लेकर। तो भाई इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फॉलोइंग एफिलिएट गाइडलाइंस, यानी कि एफिलिएट दिशा निर्देशों का पालन। तो भाई सबसे पहले ब्रांड को अपने एफिलिएट्स के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनानी चाहिए। तो इन रूल्स में यह बताया जाता है कि कौन कौन सी मार्केटिंग अलाउड है, कौन सी एक्टिविटीज गलत है और किन बातों पर पालन जरूरी है।
जैसे कि आप देखें कई बड़ी कंपनियां अपने एफिलिएट्स को ये निर्देश देती है कि फेक क्लेम्स नहीं करने हैं, गलत डिस्काउंट नहीं दिखाने हैं और स्पैम प्रोटेक्शन से बचना है। तो इससे सभी एफिलिएट्स एक समान नियमों का पालन करते हैं, गलत गतिविधियां भी कम होती है और जो मार्केटिंग है वो अधिक प्रोफेशनल भी बनती है। सेकंड पॉइंट आता है मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि निगरानी प्रणाली को लेकर। तो भाई ब्रांड को समय समय पर एफिलिएट्स के एक्टिविटीज मॉनिटर करनी चाहिए यानी कि निगरानी करनी चाहिए, ताकि गलत कंटेंट, फेक प्रमोशन और मिसलीडिंग एड्स को रोका जा सके। और अगर निगरानी नहीं होगी तो कई लोग गलत तरीकों से प्रोडक्ट बेचने लगेंगे। तो जैसे कि आप देखिए Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं वे अपने एफिलिएट पार्टनर्स की रेगुलर चेकिंग करती है। तो अगर कोई एफिलिएट गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। तो इससे फ्रॉड और मिसलीडिंग मार्केटिंग कम होती है, कस्टमर ट्रस्ट बनता है और क्वालिटी कंट्रोल मजबूत होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है एक्शन अगेंस्ट फेस प्रोपेगेंड्स यानी कि गलत प्रचार पर कार्रवाई को लेकर। तो भाई अगर कोई एफिलिएट गलत क्लेम्स करता है या कंज्यूमर को मिसलीड करता है तो ब्रांड को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मान लो अगर कोई इन्फ्लुएंसर कहता है कि ये 100% बीमारी ठीक कर देगा तो ब्रांड को उस एफिलिएट को वार्निंग या बैन करना चाहिए। तो बाकी एफिलिएट को सावधान करते रहते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड मजबूत होते हैं और उपभोक्ताओं का विश्वास भी इससे बना रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस यानी कि प्रशिक्षण और जागरूकता को लेकर। तो भाई ब्रांड को अपने एफिलिएट्स को इथिकल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए। कई बार लोग जानकारी की कमी के कारण गलत प्रमोशन कर देते हैं, तो ट्रेनिंग से वे सही तरीके से सीख पाते हैं। जैसे कि आप देखें कई जो कंपनियां हैं वे अपने एफिलिएट पार्टनर्स के लिए वेबिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेज, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स ये सभी प्रोवाइड करती है। तो इससे जो एफिलिएट प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगते हैं, मार्केटिंग की क्वालिटी भी बढ़ती है और ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लेंट्स विद द लीगल रेगुलेशंस यानी कि कानूनी नियमों का पालन। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग में कई लीगल रूल्स होते हैं, तो ब्रांड और एफिलिएट दोनों को इन लॉज का पालन करना जरूरी है। मान लो अगर कोई ब्रांड फेक एडवर्टाइजमेंट चलाता है या कंज्यूमर डेटा का गलत उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एडवर्टाइजिंग रूल्स और डाटा प्राइवेसी लॉज का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे कानूनी समस्याओं से बचाव होता है, कंज्यूमर ट्रस्ट भी बढ़ता है और जो ब्रांड है वो भी सुरक्षित रहता है। तो इसका एग्जांपल अगर आप उदाहरण देखें तो हमारे कई ऐसे ग्लोबल ब्रांड है जो कि एफिलिएट पार्टनर्स के लिए स्पष्ट कोड ऑफ कंडक्ट रखते हैं, यानी कि उनके लिए क्लियर कोड और क्लियर नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस वे रखते हैं। और इसी के साथ साथ उनका समय समय पर निगरानी, उनका ऑडिट भी करते रहते हैं ताकि कोई एफिलिएट गलत तरीके से प्रोडक्ट को सेल ना कर सके। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हम नियंत्रण एवं अनुपालन व्यवस्था को समझते हैं। तो भाई इसके बाद हमें अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे आखिर पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स और तकनीक है, यानी कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के उभरते रुझान और तकनीकों के बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिराकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा वर्तमान समय है उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में विकसित हो रहे नए ट्रेंड और जो नई तकनीक है उनको समझाना है, यानी कि आपको ये बताना है कि आजकल कौन कौन सी नई मार्केटिंग तकनीक उपयोग हो रही है, ये बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद है, यूजर्स के बिहेवियर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है और कंपनियां इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग कैसे कर रही है। तो इन सभी के बारे में हमें बताना है हमारे आंसर नंबर 8 में। तो भाई जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से उत्पाद और सेवाओं का प्रचार किया जाता है। तो भाई पहले जो सोशल मीडिया का उपयोग था वो केवल कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए होता था, लेकिन अगर आप देखें आज इसका उपयोग बिजनेस प्रमोशन, ऑनलाइन सेल्स इन सभी के लिए भी होने लगा है। तो तकनीकी विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट यूजर की बढ़ती संख्या और बदलते कंज्यूमर बिहेवियर के कारण जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें कई नए ट्रेंड्स और नए तकनीक भी विकसित हुए हैं। तो इन नई तकनीकों ने भाई मार्केटिंग को अधिक पर्सनलाइज, इंटरएक्टिव, फास्ट और डेटा ड्राइवन और इफेक्टिव भी बना दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो आधारित सामग्री और लाइव मार्केटिंग का बढ़ता उपयोग, यानी कि द ग्रोइंग यूज ऑफ वीडियो बेस्ड कंटेंट एंड लाइव मार्केटिंग। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इंपैक्ट ऑफ शॉर्ट वीडियो कंटेंट, यानी कि लघु वीडियो सामग्री के प्रभाव को लेकर। तो भाई आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक रील्स जैसी जो शॉर्ट वीडियो है फॉर्मेट है बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो जैसे कि आप देखिए भाई जो हमारी शॉर्ट वीडियोस होती है वे हमें कम समय में ज्यादा जानकारी देते हैं, जल्दी अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं और यूजर को एंटरटेन भी करते हैं। तो इसीलिए जो ब्रांड्स है वो इनका उपयोग प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए जो जोमेटो है वो फनी रील्स बनाकर अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। इसी तरीके से नाइक शॉर्ट मोटिवेशनल फिटनेस वीडियो बनाकर ऑडियंस एंगेजमेंट को बढ़ाता है।
सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है यूजेस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के उपयोग को लेकर। तो भाई अब जो हमारे ब्रांड्स है वे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं। तो लाइव सेशन में कस्टमर क्वेश्चंस पूछते हैं, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। तो इससे जो ब्रांड ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट है वो भी बढ़ता है। तो जैसे कि आप देखिए मैनी ब्यूटी ब्रांड्स इंस्टाग्राम लाइव पर मेकअप ट्यूटोरियल्स और प्रोडक्ट डेमोज दिखाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरएक्टिव वीडियोस। तो भाई इंटरएक्टिव जो वीडियोस है ये आज वीडियोस में आप देखे पोल्स, क्विज, क्लिकेबल लिंक्स और वोटिंग फीचर ऐड कर दिए गए हैं। तो इससे ऑडियंस पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है, यूजर एक्टिव फील करते हैं और जो एंगेजमेंट रेट है वो भी इंप्रूव होता है। यानी कि अब जो यूजर्स है वे सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेंट्स भी बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वीडियो स्टोरी टेलिंग का। तो भाई मॉडर्न ब्रांड्स इमोशनल स्टोरी टेलिंग का उपयोग कर रहे हैं। तो वे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते ही नहीं है बल्कि इमोशंस और एक्सपीरियंस भी बेचते हैं। यानी कि भाई जो हमारी स्टोरी टेलिंग होती है वे इमोशनल कनेक्शन बनाती है, ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाती है और यूजर्स को ब्रांड याद रखने में मदद करती है। तो जैसे कि आप देखिए टाटा टी और कोको कोला इमोशनल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यूजर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। तो इसके उदाहरण आप यही दे सकते हैं कि जो हमारी नाइक हो गया और जो जोमेटो जैसे जो ब्रांड हो गए, ये सभी रील्स के माध्यम से अपनी जो उत्पाद और सेवा है, जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस है उनको बढ़ा रही है। तो इससे लाभ भाई बेनिफिट ये होता है कि जो हमारी ब्रांड की दृश्यता है यानी कि ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो भी बढ़ती है और उपयोगकर्ता अधिक समय तक यानी कि जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो भी बना रहता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने वीडियो आधारित सामग्री और लाइव मार्केटिंग का बढ़ता उपयोग देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन आधारित विपणन का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन बेस्ड मार्केटिंग का। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट इसमें वो आता है चैटबॉट्स के उपयोग को, यानी कि यूजेस ऑफ चैटबॉट्स। तो भाई एआई चैटबॉट्स ऑटोमेटिकली कस्टमर के क्वेश्चन का जवाब देता है। तो इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये 24/7 कस्टमर सपोर्ट देते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई देती है और लेस ह्यूमन एफर्ट है। इसी तरीके से ये हमारे बेटर कस्टमर सेटिस्फिकेशन को भी बढ़ाते हैं। तो भाई जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है वे कस्टमर सपोर्ट बोट्स का उपयोग करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है एआई इन कंटेंट क्रिएशन, यानी कि सामग्री निर्माण में एआई की भूमिका। तो भाई आज एआई टूल्स कैप्शन, एडवर्टाइजमेंट, हैशटैग और सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने में मदद करता है। तो इससे टाइम भी बचता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और मार्केटिंग वर्क भी आसान हो जाता है। तो जैसे कि आप देखिए चैट जीपीटी, कैनवा एआई और मेटा एआई जो टूल्स है वे कंटेंट जनरेशन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिडिक्शन बेस्ड एनालिसिस, यानी कि भविष्यवाणी आधारित विश्लेषण को लेकर। तो भाई एआई यूजर्स के जो पास्ट बिहेवियर है उसका एनालिसिस करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करता है। तो इससे बिजनेसेस सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाते हैं, कस्टमर परफॉर्मेंस समझ पाते हैं और टारगेटेड कैंपेन्स का चला पाता है। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा एक्यूरेट भी बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग को लेकर, यानी कि स्वचालित विज्ञापन को लेकर। तो भाई अब जो एआई है वो ऑटोमेटिकली सही ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो इससे जो अननेसेसरी यानी कि जो हमारे फालतू की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी वो भी कम होती है, कन्वर्सेशन रेट भी बढ़ता है और मार्केटिंग इफेक्टिवनेस इंप्रूव भी होती है। तो जैसे कि आप देखिए गूगल एड्स और मेटा एड्स एआई बेस्ड टारगेटिंग का उपयोग करते हैं। तो इसके उदाहरण भाई इसके अगर एग्जांपल की आप बात करें तो जो गूगल और मेटा है वे अपने एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई का उपयोग करके जो लक्षित विज्ञापन है उसको दिखाते हैं, टारगेटेड ऑडियंस को दिखाते हैं। तो इसका बेनिफिट, इसका लाभ हमें यही होता है कि जो ये प्रणाली है ये हमारी मार्केटिंग को अधिक तेज, सटीक और प्रभावी यानी कि एक्यूरेट, इफेक्टिव और फास्टर बनाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन आधारित विपणन को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सोशल कॉमर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, यानी कि सामाजिक वाणिज्य, प्रभावशाली विपणन और उन्नत तकनीकों के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा इसमें वो आता है ग्रोथ ऑफ सोशल कॉमर्स, यानी कि सामाजिक वाणिज्य के विकास को लेकर। तो भाई अब जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा बल्कि वो एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। तो भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पर डायरेक्ट शॉपिंग फीचर्स उपलब्ध है। तो भाई यहाँ पर जो यूजर्स है वो प्रोडक्ट देख सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं और फिर वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। तो सोशल कॉमर्स के फायदे यही है कि इससे व्यूइंग प्रोसेस आसान हुई है, कस्टमर कन्वेंस बढ़ा है और सेल भी तेजी से बढ़ती है। तो जैसे कि आप देखें इंस्टाग्राम शॉप फीचर्स के माध्यम से जो ब्रांड्स है वे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर, यानी कि जो हमारा प्रभावशाली विपणन है उसको लेकर।
तो भाई आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो इन्फ्लुएंसर वे लोग होते हैं जिनके पास बड़ी संख्या में फॉलोवर्स होते हैं और लोग उनके ओपिनियन पर भरोसा करते हैं। तो ब्रांड इन्फ्लुएंसर के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। इससे ऑडियंस ट्रस्ट भी बढ़ता है, प्रोडक्ट जल्दी वायरल होता है और सेल्स भी इंप्रूव होती है। तो जैसे कि आप देखें, टेक यूट्यूबर्स स्मार्टफोन्स रिव्यू करके ब्रांड प्रमोट्स करते हैं और इसी तरीके से फैशन इन्फ्लुएंसर क्लोथिंग ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यक्तिकरण यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन को लेकर। तो भाई आज जो ब्रांड्स है वे यूजर की पसंद, उनकी एज, उनकी लोकेशन, उनकी बिहेवियर, उनकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर पर्सनलाइज कंटेंट देता है। तो इससे यूजर को रिलेवेंट कंटेंट मिलता है, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और जो एंगेजमेंट है वो भी बढ़ती है। तो जैसे कि आप देखें, जो हमारा नेटफ्लिक्स और यूट्यूब यूजर्स की पसंद है उसके अनुसार ही वो उनको रिकमेंडेशंस देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी को लेकर। तो भाई जो हमारी आर्गुमेंटेड रियलिटी यानी कि AR जो वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR है वो क्या है। तो भाई आज जो AR और जो VR है ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया मार्केटिंग में तेजी से उपयोग हो रही है। तो इनकी मदद से जो यूजर्स है वे वर्चुअली प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि जो AR और VR के फायदे हैं, इससे जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं, बाय डिसीजन आसान होता है और शॉपिंग एक्सपीरियंस भी इंटरैक्टिव बनता है। तो जैसे कि आप देखिए, लेंसकार्ट वर्चुअल ग्लासेस का ट्राई ऑन फ्यूचर देता है। इसी तरीके से IKEA वर्चुअल फर्नीचर प्लेसमेंट फ्यूचर देता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाटा ड्राइवन मार्केटिंग का, डेटा आधारित विपणन को लेकर। तो भाई आज जो बिजनेसेस है वे डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करके कस्टमर को डीपली एनालाइज करती है। तो भाई कंपनीज लाइक, कमेंट, शेयर, सर्च बिहेवियर, इन सभी का एनालिसिस करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, जिससे कि सही ऑडियंस टारगेटिंग होती है, बेटर ROI होता है और इंप्रूव कस्टमर इंगेजमेंट होती है। तो ये मार्केटिंग को साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनाता है। तो उदाहरण जैसे कि आप इसका एग्जांपल देखें, तो जैसे कि लेंसकार्ट और IKEA जैसी जो कंपनियां हैं वे संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सामाजिक, वाणिज्य, प्रभावशाली विपणन और उन्नत तकनीकें समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो आपको अपने आंसर के एंड में इसी तरीके से एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आखिर हमसे पूछा गया है। तो भाई इस प्रश्न में आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के 70/20/10 का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हमें बताना है। यानी कि ये रूल क्या होता है, इसका जो उपयोग है वो सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी में कैसे किया जाता है, और भाई इस नियम के जो लागू करते समय आने वाली चैलेंजेस यानी कि जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताना है। तो इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें 70/20/10 का रूल क्या है, और उसको आप एग्जाम्पल के साथ और उसके मेजर चैलेंजेस को बताइएगा। तो ओवरऑल हमें इसमें 70/20/10 का जो रूल है उसका मैथ, उसकी परिभाषा और उसके चैलेंजेस के बारे में बताना है। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 70/20/10 का जो सिद्धांत है वो आखिर है क्या। तो भाई ये हमारा एक ऐसा रूल है जो कि एक उपयोग जिसका किया जाता है वो किया जाता है कि ब्रांड्स अपने सोशल मीडिया कंटेंट को बैलेंस और इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कंटेंट को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो 70% जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो तो वैल्यू बेस्ड कंटेंट होता है। इसी तरीके से जो 20% वैल्यू होती है वो इंटरैक्टिव शेयर कंटेंट होता है, और जो 10% वैल्यू होती है वो होती है प्रमोशनल कंटेंट की। तो भाई इस रूल का मुख्य उद्देश्य केवल प्रोडक्ट बेचना ही नहीं बल्कि यूजर्स को वैल्यू देना, उनसे रिलेशनशिप बनाना और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट को बढ़ाना भी होता है। तो ये तो हमने समझा कि जो हमारा ये रूल है ये आखिर है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के बारे में, यानी कि सिद्धांत की व्याख्या को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है 17% वैल्यू बेस्ड कंटेंट, यानी कि 70% मूल्य आधारित सामग्री को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो भाग है वो है 70% का। तो ये भाग हमारा एक ऐसा है जिसमें कि ऐसा कंटेंट शामिल किया जाता है कि यूजर्स को नॉलेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, गाइडेंस या यूजुअल इंफॉर्मेशन प्रदान की जा सके। तो इसका उद्देश्य होता है ऑडियंस को वैल्यू देना ताकि लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करें और लंबे समय तक जुड़े रहे। तो भाई ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं करता बल्कि यूजर्स की मदद भी करता है। तो मान लो अगर कोई फिटनेस ब्रांड है तो वह योग के फायदे, एक्सरसाइज टिप, हेल्थी डाइट प्लान्स जैसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसको पोस्ट करेगा। इससे ऑडियंस सीखती है और ब्रांड पर भरोसा भी बढ़ता है। तो भाई इससे ब्रांड ट्रस्ट भी बढ़ता है, ब्रांड ऑथोरिटी भी मजबूत होती है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनते हैं। तो आज यूजर्स वही ब्रांड पसंद करते हैं जो उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा 20% शेयर ऑन इंटरैक्टिव कंटेंट, यानी कि 20% साझा या इंटरैक्टिव सामग्री को लेकर। तो भाई इस भाग में ऐसा कंटेंट शामिल होता है जो ऑडियंस इंटरेक्शन बढ़ाता है। तो ये कंटेंट यूजर द्वारा बनाया गया हो सकता है या दूसरे सोर्सेज से शेयर किया गया यूजफुल कंटेंट हो सकता है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है ऑडियंस पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन को बढ़ाना। तो भाई इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें जैसे कि आपके पोल्स हो गए, क्विज हो गए, कस्टमर रिव्यू हो गए, लाइव इंटरेक्शन हो गए। तो आप एक इसका एग्जांपल उदाहरण देखें। मान लो एक फूड ब्रांड है, वो अपने कस्टमर द्वारा भेजी गई फूड फोटोज और रिव्यूज अपने पेज पर शेयर करता है। तो इससे यूजर्स को इंपॉर्टेंस महसूस होती है, उसका ट्रस्ट भी बढ़ता है और अन्य लोग भी ब्रांड से जुड़ पाते हैं। तो भाई ये हमारी सोशल शेयरिंग को बढ़ाता है, ऑडियंस इंगेजमेंट को बढ़ाता है और कस्टमर लॉयल्टी को मजबूत करता है। तो आज इंटरैक्टिव कंटेंट एल्गोरिथम में भी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 10% प्रमोशन मटेरियल का, यानी कि जो हमारा 10% प्रमोशनल सामग्री है उसको लेकर। तो भाई इस भाग में डायरेक्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्रमोशन शामिल होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना, ऑफर्स को प्रमोट करना और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना। लेकिन भाई जो प्रमोशन कंटेंट है इसको लिमिटेड रखा जाता है ताकि जो ऑडियंस है वो बोर ना हो। तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इसमें जैसे कि डिस्काउंट हो गया, ऑफर हो गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया या स्पॉन्सर पोस्ट हो गई। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। एक ई कॉमर्स ब्रांड इंस्टाग्राम पर फ्लैट 20% ऑफ ऑन समर सेल जैसी जो प्रोफेशनल जो प्रमोशनल पोस्ट है वो डालता है ताकि लोग उसको परचेज करें। तो इससे सेल्स भी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू भी बढ़ता है और कस्टमर व्यूइंग के लिए मोटिवेट होता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो हमारा 70/20/10 का सिद्धांत है वो आखिर था क्या। तो अब हम इस नियम के, इस रूल्स के बेनिफिट्स यानी कि लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आता है वो आता है बैलेंस कंटेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि संतुलित सामग्री रणनीति को लेकर। तो भाई ये जो रूल है ये कंटेंट को बैलेंस बनाता है, ऑडियंस को केवल एडवर्टाइजमेंट ही नहीं दिखाता बल्कि यूजफुल इंफॉर्मेशन भी देता है जिससे कि जो यूजर है वे इंटरेक्ट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीजिंग यूजर एंगेजमेंट, यानी कि उपयोगकर्ता जुड़ाव बढ़ाना। तो भाई इंटरैक्टिव और वैल्यू बेस्ड कंटेंट लाइक्स, कमेंट्स और शेयर बढ़ाता है, इससे सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी इंप्रूव होती है। अगला लाभ आता है ब्रांड पर विश्वास, यानी कि ट्रस्ट इन द ब्रांड को लेकर। तो भाई जब ब्रांड ऑडियंस को यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं तो यूजर्स का भरोसा बढ़ता है जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनती है। एक बेनिफिट इसका होता है इंक्रीज इन सेल्स का, यानी कि ये बिक्री में भी वृद्धि करता है। तो भाई लिमिटेड लेकिन इफेक्टिव प्रमोशनल कंटेंट कस्टमर को परचेज करने के लिए मोटिवेट करता है, तो इससे सेल्स और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेंथिंग ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि ये ब्रांड की पहचान को भी मजबूत करता है। तो भाई ये स्ट्रेटेजी ब्रांड को ट्रस्टवर्थी, प्रोफेशनल, हेल्पफुल और ऑडियंस फ्रेंडली बनाती है। तो भाई उदाहरण आप देखें, जैसे कि कोई शिक्षा संस्थान है, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो 70% शिक्षण सामग्री, 20% छात्र सफलता कहानियां और 10% कोर्स प्रमोशन इन सभी को पोस्ट करती है। तो इसी तरीके से ये थे हमारे 70/20/10 के नियम के लाभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इनके सामने चैलेंजेस को लेकर, यानी कि इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है वो होती है इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन टू द राइट बैलेंस, यानी कि सही संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। तो भाई 70%, 20% और 10% का सही रेशियो मेंटेन करना आसान नहीं होता। तो कई जो कंपनियां होती है वे ज्यादा प्रमोशनल पोस्ट डाल देती है जिससे कि ऑडियंस इंटरेस्ट कम हो जाता है। सेकंड जो चैलेंज आता है वो आता है कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग वैल्यू बेस्ड कंटेंट, यानी कि लगातार मूल्य आधारित सामग्री बनाना। तो 70% जो हमारा कंटेंट है वो इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग होना चाहिए, लेकिन रोज नया और यूजफुल कंटेंट बनाना टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और क्रिएटिव चैलेंजेस होता है। नेक्स्ट जो चुनौती आती है वो आती है संसाधनों की कमी, यानी कि लेक ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन के लिए स्किल टीम, एडिटिंग टूल्स, डिजाइनर और बजट की जरूरत होती है, जो कि छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। इसी तरीके से ट्रेंड बदलना, यानी कि चेंजिंग द ट्रेंड भी हमारे सामने एक चुनौती है। तो सोशल मीडिया ट्रेंड बहुत तेजी से बदलते हैं, जो कंटेंट आज वायरल है वह कल आउटडेटेड हो सकता है। तो इसीलिए ब्रांड्स को बार बार स्ट्रेटेजी को अपडेट करना पड़ता है। इसी तरीके से प्रदर्शन मापन की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो भाई ये समझना मुश्किल होता है कि कौन सा कंटेंट ज्यादा इफेक्टिव है, किस कैटेगरी का ROI बेहतर है और ऑडियंस किस प्रकार के कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो चुनौती आती है वो आती है प्रमोशनल दबाव को लेकर, यानी कि जो हमारा प्रमोशनल प्रेशर होता है उसको लेकर। तो भाई बिजनेस कई बार ज्यादा सेल्स प्रेशर के कारण प्रमोशनल पोस्ट बढ़ा देते हैं, तो इससे जो कंटेंट बैलेंस है वो खराब हो जाता है और ऑडियंस एंगेजमेंट भी कम होने लगती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां जो कि हमने समझी। इसके बाद आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में हमें शॉर्ट नोट्स, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को दी गई है। तो ये 4 टॉपिक हमें दिए गए हैं जिन पर हमें शॉर्ट नोट्स यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले आता है पॉडकास्ट,
सेकंड आता है लिंक्डइन और ट्विटर, थर्ड आता है कॉन्वर्सेशन एंड एम्प्लीफिकेशन रेट और फोर्थ आता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो इन चारों के बारे में हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए भाई हम एक एक करके इनको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं पॉडकास्ट की, यानी कि जो पॉडकास्ट है वो आखिर है क्या। तो भाई सबसे पहले हम इसका अर्थ और इसकी परिभाषा यानी कि इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो भाई जो पॉडकास्ट है वो एक डिजिटल ऑडियो कंटेंट होता है जिसका इंटरनेट के माध्यम से जिसको सुना जाता है। तो भाई इसमें डिस्कशन, इंटरव्यूज, एजुकेशनल कंटेंट, स्टोरीज, न्यूज या एंटरटेनमेंट शामिल होता है। तो भाई इसमें जो यूजर्स होता है वो इसको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या पॉडकास्ट ऐप्स पर भी सुन सकता है, यानी कि ये एक सुनने वाला माध्यम होता है। इसका यूज यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भाई आज जो बिजनेस पॉडकास्ट है उसका उपयोग ब्रांड प्रमोशन के लिए, कस्टमर एजुकेशन के लिए, ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए और एक्सपर्ट नॉलेज शेयरिंग के लिए करते हैं। तो पॉडकास्टिंग यूजर्स के साथ डीपर कनेक्शन बनाने में मदद करता है क्योंकि लोग ऑडियो कंटेंट को लंबे समय तक सुनते हैं। नेक्स्ट इसका महत्व की अगर इसके इंपोर्टेंस की बात करें तो भाई इससे हमारा ब्रांड ट्रस्ट भी बढ़ता है, ऑडियंस एंगेजमेंट इंप्रूव होती है और नॉलेज शेयरिंग आसान होती है। तो कस्टमर ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट होते हैं और जो लॉन्ग टर्म कंटेंट डिलीवरी है वो भी संभव होती है। तो भाई आज जो पॉडकास्ट है वो हमारे कंटेंट मार्केटिंग का एक पावरफुल टूल भी बन चुका है। तो जैसे कि आप देखें स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर कई बिजनेसेस और मोटिवेशनल पॉडकास्ट उपलब्ध है और कई कंपनीज वीकली पॉडकास्ट एपिसोड्स के माध्यम से ऑडियंस को बिजनेस टिप्स और इंडस्ट्री अपडेट्स प्रदान करती है। तो इसके माध्यम से ही हमने पॉडकास्ट को समझा कि पॉडकास्ट क्या था, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसका महत्व क्या था। अब हम बात कर लेते हैं लिंक्डइन और ट्विटर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक्डइन। तो भाई लिंक्डइन क्या है। तो भाई लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो इसका जो उपयोग है वो जॉब सर्च, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, B2B मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए किया जाता है। तो भाई ये खास तौर पर प्रोफेशनल कंपनीज और रिक्रूटमेंट्स के लिए उपयोगी प्लेटफॉर्म है। तो यही था हमारा लिंक्डइन। तो भाई लिंक्डइन में क्या क्या होता है, इसमें रिज्यूम प्रोफाइल क्रिएशन होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बिजनेस नेटवर्किंग होती है। इसी के साथ साथ इसके महत्व के बारे में बात करें तो ये हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को मजबूत करता है, करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है और आज जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी बन गया है। तो भाई जो कंपनीज है वे लिंक्डइन पर जॉब वैकेंसीज, प्रोफेशनल आर्टिकल्स, बिजनेस अचीवमेंट्स और इंडस्ट्री अपडेट्स को शेयर करती है। अगर इसी तरीके से हम बात करें ट्विटर के बारे में जो कि अब एक्स हो गया है, तो भाई ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जो यूजर्स है वे छोटे छोटे मैसेजेस यानी ट्वीट्स शेयर करते हैं। तो ये न्यूज अपडेट, ट्रेंडिंग टॉपिक और पब्लिक डिस्कशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो भाई ट्विटर के फीचर्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट पोस्ट होती है, हैशटैग होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं और अगर इसके इंपोर्टेंस यानी कि इसके अगर हम महत्व के बारे में बात करें तो भाई हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये है ये हमारी इंफॉर्मेशन को तेज बनाता है, ब्रांड कस्टमर्स को तुरंत इंटरेक्ट करता है और कस्टमर फीडबैक भी इससे जल्दी मिल पाता है। तो जैसे कि आप देखें कंपनी ट्विटर पर अनाउंसमेंट, कस्टमर सपोर्ट और प्रमोशनल हैशटैग का उपयोग करती है। तो भाई दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है हमारे ये हमारे ब्रांड्स को वाइड ऑडियंस तक पहुंचने, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने और ऑनलाइन प्रेजेंस मजबूत करने में भी सहायता करते हैं। तो यही था हमारा लिंक्डइन और ट्विटर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा कन्वर्सेशन एंड एम्प्लीफिकेशन रेट को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वर्सेशन रेट यानी कि रूपांतरण दर के बारे में। तो भाई रूपांतरण दर हमारी वो परसेंटेज होती है जिसमें यूजर्स किसी एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट को देखने के बाद डिजायर एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो एक्शन हो सकता है ये हो सकता है जैसे कि प्रोडक्ट को परचेज करना, साइन अप, सब्सक्रिप्शन या रजिस्ट्रेशन। तो भाई इसका जो महत्व है हम कह सकते हैं कि इससे हमें मार्केटिंग कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस पता चलती है, ROI एनालाइज किया जाता है और कस्टमर बिहेवियर समझने में भी मदद मिलती है। तो हाइयर कन्वर्सेशन रेट का अर्थ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा 100 लोग हैं तो 100 लोग किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, उनमें से 10 लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो जो हमारी कन्वर्सेशन रेट होगी वो होगी 10%। तो यही थी हमारी रूपांतरण दर। सेकंड आती है एम्प्लीफिकेशन रेट यानी कि परिवर्तन दर को लेकर। तो भाई एम्प्लीफिकेशन रेट हमारी वो रेट होती है जिसमें कि यूजर्स किसी कंटेंट को शेयर, रिपोस्ट, रिट्वीट या फॉरवर्ड करता है। तो ये दर्शाता है कि जो कंटेंट है वो कितना वायरल और कितना एंगेजिंग होता है। तो इससे कंटेंट रिच भी बढ़ती है, ब्रांड विजिबिलिटी इंप्रूव होती है और ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ती है। तो हाइयर एम्प्लीफिकेशन रेट का मतलब है कि जो ऑडियंस है उसको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो जैसे कि आप देखिए अगर यूजर्स किसी इंस्टाग्राम रील को बार बार शेयर करते हैं तो उसकी जो एम्प्लीफिकेशन रेट है वो
बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर। तो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे क्योंकि आज के टाइम में हर कोई बंदा इंस्टाग्राम चलाता है। तो भाई सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग यानी कि अर्थ के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वे लोग होते हैं जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोवर्स होते हैं और लोग उनके ओपिनियन पर भरोसा करते हैं। तो भाई ये यूट्यूबर, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, ब्लॉगर, गेमर्स, ये सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं। तो भाई अगर हम इनकी भूमिका के बारे में बात करें, रोल के बारे में बात करें, तो इन्फ्लुएंसर ब्रांड के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोशन करते हैं। उनकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो ऑडियंस को प्रभावित करती है, जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, ट्रस्ट डेवलप होता है और सेल्स भी इंप्रूव होती है। अगर हम इनके महत्व यानी कि इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो भाई इससे प्रोडक्ट जल्दी वायरल हो जाते हैं, ऑडियंस ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो आज जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग की सबसे इफेक्टिव टेक्निक में से एक मानी जाती है। तो जैसे कि आप देखें, टेक यूट्यूबर्स स्मार्टफोन रिव्यू करके ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर क्लोथिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी समझा। इसके बाद हम अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देंगे, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही थे स्टूडेंट हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बेस्ट जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।